अब हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 जिसका नाम है जर्नल लाइवस्टॉक मैनेजमेंट। इसमें सबसे पहले हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइवस्टॉक एंड देयर रोल इन इंडियन इकोनॉमी। इसमें बेसिकली हमने क्या कवर करना है कि कैसे लाइवस्टॉक है जो उसकी कैसे डिस्ट्रीब्यूशन की गई है डिफरेंट रीजन्स में और उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है इंडियन इकोनॉमी में, कैसे वो इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ को बढ़ा रहे हैं, कैसे वो क्या कंट्रीब्यूट कर ले, मिल्क प्रोडक्शन कैसे है, एग कैसे है, किस रैंक पे है, क्या उनकी कंट्रीब्यूशन, ये सब देखेंगे हम इस टॉपिक में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो 20th लाइवस्टॉक सेंसस जो 2019 में हुआ था, उसके अकॉर्डिंग जो इंडिया की लाइवस्टॉक पॉपुलेशन है वो टोटल कितनी है, टोटल लाइवस्टॉक कितनी पॉपुलेशन है, रिमेंबर दिस, ये कितनी है 536.76 मिलियन है। ये टोटल लाइवस्टॉक की पॉपुलेशन है इंडिया की अकॉर्डिंग टू 20th लाइवस्टॉक सेंसस, जिसमें जो कैटल है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है 193.46 मिलियन, और जो बफलोज है उनकी कंट्रीब्यूशन कितनी है 109.85 मिलियन वो है। फिर गोट कितने हैं उसमें 148.88 मिलियन क्या है गोट है। शीप कितनी है 74.26 मिलियन उसमें शीप्स है। पिग की कंट्रीब्यूशन क्या है 9.06। सो ये हमने याद रखना है कि कैटल कितने मिलियन कैटल्स हैं, कितने बफलोज हैं, कितनी गोट है, कितने शीप है और कितने पिग है। तो टोटल जो कंट्रीब्यूशन है टोटल लाइवस्टॉक पॉपुलेशन इंडिया की कितनी है 536.76 मिलियन, याद रखना है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा पोल्ट्री पॉपुलेशन के बारे में। तो जो पोल्ट्री पॉपुलेशन है वो कितनी है, वो है 85.81 मिलियन। तो टोटल कितनी है 85.181 मिलियन, ये याद रखना है। तो इसमें जो लाइवस्टॉक पॉपुलेशन है, अब देखते हैं कितने परसेंट क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है। जो कैटल है वो कितने परसेंट जो है वो कर रहे हैं, दैट इज 36.04% कैटल काउंट कर रहा है उसमें लाइवस्टॉक में। बफलोज है 20.47%, गोट की कितनी है 27.74% है, और शीप की है 13.83%। कमिंग अप टू नेक्स्ट वो है पिग्स की कितनी है 1.69%। और ये सबको छोड़ के जो अदर एनिमल्स रह गए हैं वो सब टोटल करके टुगेदर कर रहे हैं कितना लेस देन 0.23% उनकी कंट्रीब्यूशन है। अब चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर जिसका है कि इंडिया जो है वो क्या है लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है पूरी दुनिया में। ये याद रखना है, पूरी दुनिया में लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर कौन है, इंडिया है। जो क्या है उसकी आउटपुट कितनी है 187.75 मिलियन टन्स दिए हैं उसने मिल्क प्रोडक्शन में। किसने 2019 में कितने दिए हैं 187.75 मिलियन टन्स उसने मिल्क की प्रोडक्शन दी है इन 2019 में। तो टोटल कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है 16% कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड की मिल्क सप्लाई में। टोटल कंट्रीब्यूशन कितनी है उसकी 16% है वर्ल्ड की मिल्क सप्लाई में टोटल कंट्रीब्यूशन है। और जो मिल्क का आउटपुट था वो कहा जब 1950-51 में कितना था, वो था 17 मिलियन टन्स था बस। 1950-51 में मिल्क आउटपुट कितना था 17 मिलियन टन्स था। तो लीडिंग मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन सी हैं हमने याद रखनी है। कौन सी लीडिंग मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है, सबसे पहले आ जाएगा उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे है हमारे पास राजस्थान, तीसरे नंबर पे हमारे पास मध्य प्रदेश, चौथे नंबर पे हमारे पास आंध्र प्रदेश और पांचवें नंबर है गुजरात। ये हमें याद रखना। तो सबसे पहले क्या आएगा उत्तर प्रदेश, फिर आ गया हमारे पास राजस्थान, फिर आ गया हमारे पास मध्य प्रदेश, फिर आ गया आंध्र प्रदेश, फिर आ गया गुजरात। ये है टॉप मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं ये। तो अब हम बात करते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क के बारे में। तो कितना दूध जो अवेलेबल है पर पर्सन पर डे में, एक बंदे को एक दिन में कितनी अवेलेबिलिटी मिल रही है दूध की, तो वो कितनी थी, सबसे पहले थी 130 ग्राम्स थी। 130 ग्राम्स कब थी 1950-51 में 130 ग्राम अवेलेबल था दूध पर पर्सन पर डे में। फिर जब आ गए 2018 एंड 2019 में, तब वो हमारे पास कितना दूध आ गया पर पर्सन के पास पर डे में 394 ग्राम्स। तो मतलब इंक्रीज हुआ है, 130 ग्राम्स था दूध 1950-51 में, वो 394 ग्राम्स हमारे पास अवेलेबल आ गया 2018-19 में। तो जानी कि देखो इंक्रीज हुआ है।
तो ये क्या है, ये हायर है। ये हायर है, किसकी कंपैरेटिवली हायर है? हायर देन दी आईसीएमआर। आईसीएमआर क्या है? इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च के अकॉर्डिंग जितना दूध हमारे पास अवेलेबल है पर पर्सन पर डे के अकॉर्डिंग, वो हमारे पास क्या है? सरप्लस है। तो रिकमेंडेड कितना है? वैसे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अकॉर्डिंग रिकमेंडेड दूध जो हमें मिलना चाहिए पर पर्सन को पर डे में, वो कितना होना चाहिए? 258 ग्राम्स। यानी कि हमारे पास क्या है? ज्यादा है। रिकमेंडेड है 285 ग्राम्स और हमारे पास अकॉर्डिंग टू 2019 के अकॉर्डिंग हमारे पास 394 ग्राम्स है, यानी कि हमारे पास सरप्लस दूध की अवेलेबिलिटी है। अब हम बात करते पंजाब। पंजाब ने क्या है? हाईएस्ट रिकॉर्ड दिया है हमें, हाईएस्ट अवेलेबिलिटी का। तो पंजाब ने हाईएस्ट अवेलेबिलिटी दी है दूध में, दैट इज 1181 ग्राम पर डे। एक दिन का 1181 ग्राम पर डे की दे रहा है वो। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या आ गया? हरियाणा। सेकंड नंबर पे है हरियाणा, जिसमें क्या है? 1087 ग्राम्स है। थर्ड नंबर पे क्या है? राजस्थान। 870 ग्राम्स है राजस्थान में। फिर फोर्थ नंबर पे हमारे पास आ गया गुजरात, जिसमें क्या है? 626 ग्राम्स है। और पांचवें नंबर पे है हमारे पास आंध्र प्रदेश, जिसका क्या है? 623 ग्राम्स है। तो जारी की पहले नंबर पे आ गया पंजाब। ये दूध की बात हो रही है, मिल्क प्रोडक्शन की बात हो रही है। तो हाईएस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क किसमें थी? पंजाब में है। फिर सेकंड नंबर पे हमारे पास हरियाणा है। थर्ड नंबर पे हमारे पास राजस्थान है। फोर्थ नंबर पे गुजरात है और पांचवें नंबर पे हमारे पास आंध्र प्रदेश आ गया। अब हम बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात बेसिकली कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 7.7% वो टोटल मिल्क प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहा है। टोटल मतलब पूरी दुनिया के जो मिल्क कंट्रीब्यूशन है उसके अकॉर्डिंग 7.7% जो है टोटल, वो गुजरात कंट्रीब्यूट कर रहा है। जो क्या है? 14.49 मिलियन टन्स ऑफ मिल्क दे रहा है। और किस नंबर पे है? फिफ्थ है ये। फिफ्थ अमंग्स दी स्टेट्स है ये। पांचवें नंबर पे आ रहा है गुजरात मिल्क प्रोडक्शन के मामले में। तो सबसे पहले कौन सी स्टेट आ गई थी? पंजाब। दूसरे पे थी हरियाणा, तीसरे पे थी राजस्थान। फिर उसके बाद हमारे पास गुजरात है, फिर आगे हमारे पास आंध्र प्रदेश है। तो बेसिकली गुजरात क्या है? कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 7.7 टोटल मिल्क प्रोडक्शन में इसकी कंट्रीब्यूशन है। और ये पांचवें नंबर पे है अमंग्स दी स्टेट्स में। अब हमारे पास क्या आ गया? इंडिया ऑल्सो क्या है? रैंक्स फोर्थ। अब देखो इंडिया क्या है? सबसे पहले इंडिया लार्जेस्ट फर्स्ट नंबर पे है मिल्क प्रोडक्शन में, ये याद रखना है। मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया फर्स्ट नंबर पे है। और फोर्थ नंबर पे है एग प्रोडक्शन में। तो रिमेंबर दिस, इंडिया क्या है? फर्स्ट नंबर पे है मिल्क प्रोडक्शन पे और फोर्थ नंबर पे है एग प्रोडक्शन में। तो ये कितनी प्रोडक्शन दे रहे हैं एग्स की? 105 मिलियन एग्स दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू 2019 सेंचुरी के अकॉर्डिंग। 105 बिलियन एग्स है 1920 के अकॉर्डिंग, 1920 2019 के अकॉर्डिंग। जिसमें से क्या है? 94% जो है वो हमें चिकन के एग से मिल रहा है। और जो डक्स और अदर बर्ड्स है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रही है? 6%। 94% कौन कर रहा है कंट्रीब्यूट? चिकन्स कर रहे हैं। और जो बाकी रिमेनिंग 6% है वो कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? डक्स और अदर बर्ड्स आ गए, उसमें हमारे पास ये आ गया। तो अब बेसिकली देखो कि कौन सी टॉप एग प्रोडक्शन की स्टेट है। तो कौन सी है वो? आंध्र प्रदेश है। रिमेंबर दिस, ये याद रखना है। आंध्र प्रदेश टॉप एग प्रोड्यूसिंग स्टेट है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आ गया हमारे पास तमिलनाडु। थर्ड नंबर पे आ गया तेलंगाना। फिर आ गया हमारे पास वेस्ट बंगाल। फिर आ गया हमारे पास हरियाणा। तो बेसिकली गुजरात कितना शेयर कर रहा है? 1.8%। गुजरात कितना शेयर कर रहा है? 1.8%। तो कितना प्रोड्यूस कर रहा है वो? 1.85 मिलियन एग्स प्रोड्यूस कर रहा है। और वो क्या है? 14th पोजीशन पे है। गुजरात पांचवें नंबर पे था मिल्क प्रोडक्शन की जब बात आई, तो एग प्रोडक्शन में 14th पोजीशन पे आ गया गुजरात। अब हम बात करते हैं कि एग की अवेलेबिलिटी की, कि एग अवेलेबिलिटी कितनी है। इंडिया हैड ओनली कितना? 61 एग्स पर पर्सन एनुअली। कितना है इंडिया का? 61 एग्स पर पर्सन पूरे एनुअली, पूरे साल में अवेलेबल है। 2013
14 के अकॉर्डिंग। तो जो क्या है लोअर है, किसके अकॉर्डिंग लोअर है वो? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अकॉर्डिंग क्या है वो लोअर नंबर है। और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हमें क्या सजेस्ट करता है कि कितने अंडे पर साल में मिलने चाहिए? 365 एग्स पर ईयर में, यानी कि एक अंडा पर डे का। तो जब हम बात करते हैं 2018 और 19 के अकॉर्डिंगली, तो आंध्र प्रदेश क्या है? हाईएस्ट अवेलेबिलिटी है इसके पास। कितनी है? टू 372 एग्स पर पर्सन। तो पहले नंबर पे क्या आ गया? आंध्र प्रदेश। फिर उसके बाद है तमिलनाडु की बात करते हैं, उसमें कितने हैं? 265 एग्स मिल रहे हैं पर पर्सन को। हरियाणा में 224 एग्स मिल रहे हैं पर पर्सन को। पंजाब में 191 एग्स पर पर्सन को मिल रहे हैं। और उसके बाद हम आगे कर्नाटका पे, उसमें कितने हैं? 95 एग्स मिल रहे हैं पर पर्सन को। जब हम बात करते हैं गुजरात की, तो कितनी अवेलेबिलिटी है? 29 एग्स, बस 29 एग्स मिल रहे हैं पर पर्सन को पर ईयर में। तो पहले नंबर पे क्या है? आंध्र प्रदेश, इसके पास हाईएस्ट अवेलेबिलिटी है किसकी? एग्स की। तो कितने मिल रहे हैं उसको? 372 एग्स पर पर्सन मिल रहे हैं पर ईयर में। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास तमिलनाडु था। थर्ड नंबर पे हमारे पास आ गया हरियाणा। चौथे नंबर पे हमारे पास आ गया पंजाब। फिर आ गया कर्नाटका। जब हमने बात की गुजरात की, तो सिर्फ 29 एग्स मिल रहे हैं पर पर्सन को पर ईयर में। अब हम बात करते हैं 2018 एंड 2019 के अकॉर्डिंग। अब हम आगे नेक्स्ट चीज के ऊपर, मीट की प्रोडक्शन के ऊपर। सबसे पहले हमने मिल्क प्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने किसके बारे में बात की थी? एग प्रोडक्शन के बारे में। अब हमारे पास थर्ड फैक्टर क्या आ गया? मीट प्रोडक्शन। तो जो 2018 और 2019 है, उसमें इंडिया की मीट प्रोडक्शन कितनी थी? 8.11 मिलियन टन्स। टोटल कितनी है? 8.11 मिलियन टन्स है। जो पोल्ट्री मीट है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 50%। 50%। तो अब देखते हैं कि मीट प्रोडक्शन मतलब किस एनिमल से कितना मीट मिल रहा है हमें। तो बेसिकली हमें क्या है? बफलो का मीट है जो, उनकी कितनी कंट्रीब्यूशन है? बफलो की है 19.05% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मीट प्रोडक्शन में। गोट कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मीट प्रोडक्शन में? 13.53%। शीप की कंट्रीब्यूशन कितनी है मीट में? 8.36%। और पिग की है 4.98%। जब हम बात करते हैं कैटल के मीट की, तो 4.02% है। ये बेसिकली न्यूमेरिकल वैल्यूज है जो हमें याद करनी पड़ेगी, किसकी कंट्रीब्यूशन कितनी है। तो मेनली याद रखना है कि जो इंडिया है वो हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग है। फिर उसके बाद मतलब याद रखना कौन सी स्टेट टॉप पे है, फिर कितनी उसकी प्रोडक्शन है। तो ये हमें धीरे धीरे सभी याद करना पड़ेगा कि बेसिकली न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना पड़ेगा कि ऑब्जेक्टिव पॉइंट में पूछा जाता है टोटल कितनी लाइव स्टॉक की पॉपुलेशन है, कि कौन सी मिल्क प्रोड्यूसिंग में कौन सी स्टेट टॉप पे है, फिर एग में कौन सी है, फिर मीट में कौन सी है, ये याद करना है। तो अब हमारे पास आ गया कि टॉप मीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की बात कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा मीट प्रोडक्शन जो है कौन सी स्टेट में है? उत्तर प्रदेश में। टॉप मीट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है? सबसे पहले उत्तर प्रदेश। फिर उसके बाद हमारे पास आ गया महाराष्ट्र। फिर हमारे पास आ गया जी वेस्ट बंगाल। फिर आ गया हमारे पास आंध्र प्रदेश। फिर आ गया तेलंगाना। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज की, पर कैपिटल अवेलेबिलिटी की। यानी कि पर कैपिटा अवेलेबिलिटी कितनी है? 15 ग्राम पर डे। कितनी है? 15 ग्राम पर डे। तो जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है वो हमें कितना सजेस्ट करते हैं? हमारे पास अवेलेबल है 15 ग्राम पर डे मीट। पर जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है वो हमें कहता है कि हमें चाहिए 30 ग्राम पर डे। यानी कि हमारे पास जो मीट की प्रोडक्शन है वो कम है। 30 ग्राम पर डे चाहिए, पर हमारे पास अवेलेबल है 15 ग्राम पर डे। नेक्स्ट आ गया हमारे पास कि इंडिया जो है वो क्या प्रोड्यूसर है? वूल की बात। मिल्क हो गया, एग हो गया, मीट हो गया, फोर्थ फैक्टर आ गया हम वूल के ऊपर। तो इंडिया जो है वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है वूल? उसने 2018-2019 में उसमें वूल की प्रोडक्शन कितनी थी? 40.4 मिलियन केजी दिया उसने वूल। जिसमें से क्या है? रैम्स ने कितना दिया? अब ये रैम्स, ईव्स, लैब्स, ये टर्मिनोलॉजी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉमन एनिमल हस्बेंड्री टर्म्स में। तो उसमें हम देखेंगे रैम किसको कहते हैं, ईव किसे कहते हैं, लैम किसे कहते हैं, लैम किसका बच्चा है, ईव कौन सी फीमेल है, रैम कौन सा मेल है। तो ये मैं आपको पढ़ाऊंगी सारा, आगे फर्दर एक्सप्लेन करूंगी सारा। तो रैम ने कितना कंट्रीब्यूट किया है? 72%। और ईव ने दिया है 24%। और लैम्स ने दिया है 4% वूल।
तो लार्जेस्ट वूल प्रोड्यूसर कौन सी स्टेट है? राजस्थान। लार्जेस्ट वूल प्रोड्यूसिंग स्टेट है राजस्थान। सेकंड नंबर पे है जम्मू कश्मीर, फिर आ गया तेलंगाना, फिर आ गया कर्नाटका, फिर आ गया आंध्र प्रदेश। तो मेनली हमारे पास फर्स्ट नंबर पे कौन सी है? राजस्थान है। अब हम बात करते हैं गुजरात की। गुजरात का कौन सा रैंक है वूल में? 6th रैंक है। गुजरात 6वें नंबर पे आ रहा है। किसमें? जब हम बात करते हैं वूल प्रोडक्शन की, तो कितनी वूल प्रोड्यूस की उसने? 2.27 मिलियन केजीज तक उसने प्रोड्यूस की है, और उसने क्या है 5.4% दिया है टोटल वूल आउटपुट इंडिया में। नेक्स्ट आ गया हमारे पास कि जो लाइव स्टॉक सेक्टर है वो इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता ही है कि जो इंडियन लोग हैं जो है वो मतलब लाइव स्टॉक सेक्टर के साथ बहुत अच्छी तरह कनेक्टेड है। एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक सेक्टर जो है वो कंबाइनली चल रहा है। तो बेसिकली देखो, जब 2018 और 2019 में, तो ये जो लाइव स्टॉक सेक्टर है इसने टोटल जीडीपी पे कितना कंट्रीब्यूशन दिया है? 2018 से लेके 2019 में नेशनल जीडीपी में कितनी कंट्रीब्यूशन रही है लाइव स्टॉक सेक्टर की? 5.1। 5.1 जो है उसकी कंट्रीब्यूशन है टू नेशनल जीडीपी में। एग्रीकल्चर और जो बाकी एलीट्स एक्टिविटीज हैं, जो बाकी सारी है अदर जितनी एक्टिविटीज है, वो कितना जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रही है? 17.1%। ये देखना है कि जीडीपी पे जो लाइव स्टॉक सेक्टर की कंट्रीब्यूशन है वो है 5.8%, और एग्रीकल्चर और जो इलीट सेक्टर्स हैं या फिर इलीट एक्टिविटीज जो बाकी भी सारी आ गई, सारी उसके साथ रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, उसकी कंट्रीब्यूशन जीडीपी में है 17.1% है। तो लाइव स्टॉक कंट्रीब्यूट कितना कर रहा है? 27% ऑफ द एग्रीकल्चर जीडीपी। अब हम बात करते हैं ओवर 70% इंडिया की पॉपुलेशन किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? एग्रीकल्चर के ऊपर, अपनी इनकम को अर्न करने के लिए। ये हमें पता ही है, लोकल हरियाणा, राजस्थान, ये सभी जगह पे क्या है, मोस्टली ये क्या होता है कि लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है और साथ साथ में लाइव स्टॉक को रेज कर रहे हैं अपनी इनकम को अर्न करने के लिए, अपने घरों को चलाने के लिए, अपना पैसा कमाने के लिए। तो एग्रीकल्चर तो मेन है ही है, साथ साथ में क्या है वो लाइव स्टॉक सेक्टर को कर रहे हैं। वो यूजली देखा होगा कैटल बफलो को रेज अप कर रहे हैं, अपने लाइव स्टॉक को रन कर रहे हैं। तो अगर आप हिमालयन रीजन्स में देखोगे, शीप गोट रखी हुई है उन्होंने एग्रीकल्चर के साथ साथ में। तो ये चीजें क्या है, ये मतलब बेसिकली साथ साथ में चलती है, एग्रीकल्चर प्लस लाइव स्टॉक सेक्टर। तो जो लोग हैं इंडिया के, वो 70% लोग हैं जो अकेले क्या है एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट, अपनी इनकम को कमाने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए। तो जो एनिमल हस्बेंड्री है वो क्या है, क्रॉप फार्मिंग के साथ साथ चलता है। कैटल बफलो हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है? कैटल बफलो से हमें दूध तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में जो कैटल बफलो वो हमें ड्रॉट पावर देती है। हम जब बेसिकली जब एग्रीकल्चर वर्क है, जो मतलब खेतों में काम कर रहे हैं, तो हम उसमें देखा होगा हम कैटल्स का यूज कर रहे हैं, वो प्लोइंग के लिए या दूसरे कामों के लिए। वो जो खेतों में काम हो रहा है कैटल बफलोज को यूज करके, उसे कहते हैं ड्रॉट पावर। तो वो एग्रीकल्चर वर्क के लिए हम ब्रॉड पावर यूज कर रहे हैं कैटल और बफलो की, साथ साथ में कैटल और बफलो में दूध दे रहे हैं। तो दोनों चीजों का काम हो रहा है। अगर कैटल और बफलो क्या है, मिल्क प्रोडक्शन के लिए यूज किए जाते हैं, ब्रॉड पावर के लिए यूज किए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्या आ गया हमारे पास कि जो क्रॉप रेजिड्यूज है उसको क्या है कन्वर्ट किया जाता है मिल्क में, और क्या है जनरेट की जाती है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मतलब कि काम मिलता है हमें रूरल एरियाज में, गांव वाले एरियाज में क्या है एम्प्लॉयमेंट का सोर्स बन गया है ये बेसिकली। तो जो लैंडलेस लेबरर्स है, तो उसका क्या होता है कि वो जो डेयरी सेक्टर है उसमें से क्या है नियरली 65% वो अपनी इनकम कमा रहे हैं। जो लैंडलेस लेबरर्स है वो डेयरी से 65% अपनी इनकम कमा रहे हैं। और जो मार्जिनल फार्मर्स है, रिमेंबर दिस, मार्जिनल फार्मर्स कौन है? जिनके पास 1 हेक्टर लैंड से भी कम है। 1 हेक्टर लैंड से जिनके पास कम है वो क्या है, मार्जिनल फार्मर्स है। और स्मॉल फार्मर्स वो होते हैं जिनके पास 1 से 2 हेक्टर लैंड है। तो ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? 35%। याद रखना, ये 35% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो अपने नेक्स्ट क्या है, सबसे पहले नेक्स्ट टॉपिक की जाने की तरफ, सबसे पहले मेन पॉइंट्स को रिकॉल करते हैं। सबसे पहले क्या है, टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन कितनी है? 536.76 मिलियन याद रखना है, ये अकॉर्डिंग टू 20th सेंचुरी है। फिर हमने याद रखना कि पोल्ट्री की पॉपुलेशन कितनी है? 851
8.81 मिलियन, ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, 20th सेंसस के अकॉर्डिंग है। तो इंडिया क्या है, लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर इन दी वर्ल्ड है। कितनी आउटपुट है इसकी, 187.75 मिलियन टन्स है। फिर उसके बाद हमारे पास टॉप लीडिंग स्टेट्स कौन सी है जो मिल्क आउटपुट मैक्सिमम दे रही है, वो है उत्तर प्रदेश, टॉप पे है, ठीक है। फिर उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात। तो उसके बाद हमारे पास क्या आ गया कि जो क्या है, पंजाब ने हाईएस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क की हुए क्या है, रिकॉर्ड दिया है। उसके बाद हम बात करते हैं, इंडिया जो था टॉप रैंकर था पूरे दुनिया में मिल्क प्रोडक्शन में। इंडिया का 4th रैंक है एग प्रोडक्शन में, याद रखना है। तो एग प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में सबसे ज्यादा टॉप पे कौन सी है, आंध्र प्रदेश है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या आ गया, मीट प्रोडक्शन की बात करते हैं। तो मीट प्रोडक्शन में क्या आ जाएगा हमारे पास, टॉप मीट प्रोडक्शन स्टेट कौन सी है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश है, इसको याद रखना है। फिर हमारे पास वूल आ जाएगा। तो वूल वूल प्रोड्यूसर मतलब स्टेट सबसे ज्यादा कौन सी है, जो लार्जेस्ट वूल प्रोड्यूसर है वो है राजस्थान। वो क्या है, राजस्थान। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है कि हमने जो रीजन्स को कैसे डिवाइड किया है। मैंने आपको बताया था डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ स्टॉक, यानी कि डिफरेंट रीजन्स के अकॉर्डिंग हमने क्या है, लाइफ स्टॉक को डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास 5 रीजन्स आ गए। सबसे पहले आ गया टेम्परेट हिमालयन रीजन। सेकेंड नंबर पे आ गया हमारे पास ड्राई नॉर्दर्न रीजन। थर्ड नंबर पे आ गया नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। फोर्थ पे आ गया सदर्न रीजन। और 5वें पे आ गया हमारे पास कोस्टल रीजन। तो ये 5 रीजन है जिसके अकॉर्डिंग हमने क्या डिवाइड किया है। पर ये किस बेसिस पे डिवाइड हो रहा है कि किस रीजन, ऑन द बेसिस ऑफ वहां पे कैसी रेनफॉल है, कैसे का टेम्परेचर है, कैसे की सॉइल की टाइप है, कितनी बारिश पड़ती है, कितना वहां पे तापमान रहता है, टेम्परेचर रहता है, कैसे की उसकी सॉइल टाइप है। इस बेसिस पे क्या है, क्वालिटी ऑफ लाइफ स्टॉक जो है वो डिपेंड करता है। तो इसीलिए हमने क्या उसको 5 रीजन्स में डिवाइड कर दिया है। तो ये जो पांचों रीजन्स हैं, हम इसको वन बाय वन कवर करेंगे कि कौन सी रीजन में क्या चीज बहुत पॉपुलर है, कौन सा लाइफ स्टॉक वहां पे रहता है, इस रीजन्स में क्या क्या चीजें क्या है कॉन्ट्रीब्यूशन दे रही है। तो वन बाय वन हम कवर करते हैं। सबसे पहला रीजन क्या आ गया हमारे पास, टेम्परेट हिमालयन रीजन्स। कौन सा है, टेम्परेट हिमालयन रीजन्स। जो टेम्परेट हिमालयन रीजन्स हैं उसमें क्या, कौन सा एरियाज जो है वो आ जाते हैं, उसमें आ जाता है हिली एरियाज ऑफ असम, उसमें आ गया। टेम्परेट रीजन में कौन सी जगह आती है, असम, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर। ये सभी किस में आता है, टेम्परेट हिमालयन रीजन्स में। ये जो रीजन है इसमें बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल होती है और ज्यादातर स्नोफॉल भी बहुत ज्यादा हो जाती है विंटर्स में। हैवी रेनफॉल होती है और विंटर्स में स्नोफॉल होती है। तो यहाँ पे क्या है, जो लाइफ स्टॉक हस्बेंड्री है उसको मोस्टली क्या है, रेज अप किया जाता है पास्चर के ऊपर, और एनिमल्स को शिफ्ट किया जाता है सीजनली। कहाँ पे, हाई एल्टीट्यूड्स और फुट हिल्स पे। तो क्या होता है, पास्चर बेस्ड इनकी ग्रेजिंग की जाती है लाइफ स्टॉक्स की, और इनकी शिफ्टिंग की जाती है जब क्या है ज्यादा स्नोफॉल हो जाएगी तो ये फुट हिल्स पे आ जाते हैं। जब प्लेजेंट सा क्लाइमेट हो जाता है तब क्या है, ये हाई एल्टीट्यूड्स पे चले जाते हैं ग्रेजिंग के लिए। फिर हमारे पास क्या है, यहाँ पे क्या है, ये देखो कैटल। यहाँ पे कैटल की रेजिंग बहुत ज्यादा की जाती है, जो नॉन डिस्क्रिप्ट होती है, और लो यील्डिंग कैटल्स को रेज अप किया जाता है। नॉन डिस्क्रिप्ट और लो यील्डिंग कैटल्स की रेजिंग होती है। यहाँ पे क्या है, शीप गोट जो है ना वो मेनली यहाँ पे डोमिनेट करते हैं। शीप गोट जो है वो डोमिनेट लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन है, कहाँ पे, टेम्परेट हिमालयन रीजन्स में। और वूल प्रोडक्शन जो है उनका मेन सोर्स है इनकम कमाने का और लाइवलीहुड का। वूल इज दी मेन सोर्स, उनका मेन सोर्स वूल है अपना लाइवलीहुड को ऑन करने का। सेकेंड हमारे पास क्या आ गई, ड्राई नॉर्दर्न रीजन। तो ड्राई नॉर्दर्न रीजन्स में हमारे पास कौन सी एरिया को कवर कर रही है, पंजाब आ गया, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश। ये सभी किस में आ जाते हैं, नॉर्थ, जिन ड्राई नॉर्दर्न रीजन में आ जाते हैं। तो ड्राई क्लाइमेट जो है पर्टिकुलरली यहाँ पे बहुत फेवरेबल है लाइन स्टॉक को रेज अप करने के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे कैटल और बफलोज क्या है, नेटिव होम है कैटल और बफलोज का। यहाँ पे ये जो होती हैं कैटल्स और बफलोज, ये क्या है बेसिकली हाई यील्डिंग होती हैं, मिल्च ब्रीड्स है। तो बेसिकली कौन सी ब्रीड्स है याद रखना, यहाँ पे साहिवाल, और दूसरी है रेड सिंधी।
ये मैं आपको पढ़ाऊंगी ये ब्रीड्स के बारे में, कैटल की ब्रीड्स के बारे में आगे फर्दर जब हम टॉपिक कवर करेंगे ब्रीड्स ऑफ कैटल्स एंड बफलोज में, उसमें पता लगेगा आपको कि ये साहिवाल ब्रीड कौन सी, रेड सिंधी कौन सी है, कैसे की होती है। ये बेसिकली ये हाई प्रोड्यूसिंग मिल्क ब्रीड्स है। मिल्क ब्रीड्स कौन सी होती है? जो ज्यादा दूध देती, मिल्क प्रोड्यूसिंग ब्रीड्स को मिल्क ब्रीड्स कहते हैं। ये हाई यील्डिंग वाली साहिवाल और रेड सिंधी कहाँ पे मिलती हैं? ड्राई नॉर्दर्न रीजन्स में मिलती हैं। तो बेसिकली जो शीप है इस एरिया में वो मटन के लिए यूज किया जाता है। मटन क्या है? मीट है। मीट ऑफ शीप इज कॉल्ड एज मटन। तो जो मीट है शीप का उसको मटन के लिए, मतलब मटन मटन कहते हैं। शीप को मटन के लिए रेस किया जाता है इस एरिया में, ड्राई नॉर्दर्न रीजन में, और कारपेट वूल के लिए। और कैमल्स भी क्या है यहाँ पे मिलते हैं। फिर हम बात करते हैं हॉर्सेस और डंकीज की। यहाँ पे गुड क्वालिटी के हॉर्सेस और डंकीज को भी रेज अप किया जाता है ड्राई नॉर्दर्न रीजन में। और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? व्हीट, स्ट्रॉ एंड वाइल्ड स्प्रेड। कौन सा? फॉडर कल्टीवेशन होता है यहाँ पे। तो क्या है बेसिकली, देखो पंजाब की बात हो रही है, हरियाणा की, दिल्ली की, तो यहाँ पे हमें व्हीट तो मिलेगी मिलेगी। तो बेसिकली क्या है, व्हीट स्ट्रॉ जो है वो बहुत अबंडेंट मिलता है ड्राई नॉर्दर्न रीजन्स में। नेक्स्ट आ गया हमारे पास नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन्स। ईस्टर्न रीजन की बात हो रही है, तो जब हम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की बात करेंगे तो उसमें कौन सा एरिया कवर हो रहा है? बंगाल, बिहार, ओडिशा, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, पार्ट्स ऑफ असम और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट सभी इसमें कवर हो जाएंगी। तो यहाँ पे कितनी रेनफॉल है एनुअली? एनुअल मतलब पूरे साल में कितनी रेनफॉल होती है? 125 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल होती है इस रीजन में। तो कौन सा फूड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट और स्टेपल क्रॉप जो यहाँ पे ग्रो होता है वो है राइस, चावल। राइस क्या है यहाँ पे? स्टेपल क्रॉप है। और क्या है उसके साथ साथ और कौन सा है जो यहाँ पे ग्रो किया जाता है? पैडी स्ट्रॉ। ये दोनों क्या है? प्राइमरी फॉडर क्रॉप्स यहाँ पे जो है वो क्या है, ग्रो किए जाते हैं, राइस और पैडी स्ट्रॉ। यहाँ पे कैटल और बफलोज मिलती हैं, पर क्या होती है, नॉन डिस्क्रिप्ट होती हैं और पुअर क्वालिटी की होती हैं। जैसे मैंने आपको पढ़ाया है कि ड्राई नॉर्दर्न रीजन में क्या है, कैटल और बफलोज मिलती हैं। कौन सी? जो हाई प्रोड्यूसिंग है, जैसे साहीवाल और रेड सिंधी हो गया। यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आपको क्या है, कैटल और बफलोज मिलेंगी जो क्या है, नॉन डिस्क्रिप्ट और पुअर क्वालिटी है, पुअर क्वालिटी की, और बहुत कम प्रोडक्शन है उनकी, लेस प्रोडक्टिव है ये। यहाँ पे भी शीप और गोट को रेज अप और उनको क्या है, रेयर किया जाता है मीट पर्पस के लिए। पिग्स क्या है, पिग्स भी यहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ पे पिग्स की भी क्या है, फार्मिंग की जाती है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास सदर्न रीजन की बात करते हैं, साउथ रीजन की बात करते हैं। तो इसमें कौन सी एरियाज को कवर किया जाता है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका। ये सभी किस में आ जाती है? साउथ रीजन्स में। इसमें इस एरिया में जो रेनफॉल है वो कम होती है और क्लाइमेट क्या है, बहुत ह्यूमिड सा रहता है। तो पहले मैंने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में राइस बताया था आपको, स्टेपल क्रॉप है। और यहाँ पे क्या है, मिलेट्स। जो मिलेट्स है वो प्री डोमिनेट क्रॉप है यहाँ पर। कहाँ पे? ये साउथ रीजन में। साउथ रीजन में आपको क्या मिलेगा, कौन सा प्रीडोमिनेंट क्रॉप मिलेगा? मिलेट्स मिलेंगे। और इस रीजन में स्ट्रॉन्ग ड्रॉट कैटल ब्रीड्स मिलेंगी। ड्रॉट ब्रीड्स जैसे कौन सी? अमृत महल हो गया, हेलिकर हो गया, अंगोल हो गया। ये जो ब्रीड्स है ना, ये मैं आपको पढ़ाऊंगी। ये ड्रॉट पर्पस कैटल ब्रीड्स होती हैं। ये मैं आपको फर्दर जब हम पढ़ेंगे ना कैटल ब्रीड्स के डिस्क्रिप्शन के बारे में, तब सभी ब्रीड्स के बारे में पढ़ाऊंगी। तो बेसिकली हमें यहाँ पे कौन सी मिलती है? ड्रॉट कैटल ब्रीड्स मिलती हैं, जैसे अमृत महल वगैरह ये यहाँ पे मिलती हैं। और यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट शीप की प्रोडक्शन है। हाईएस्ट शीप की पॉपुलेशन कहाँ पे मिलती है? सदर्न रीजन पे। हाईएस्ट शीप की प्रोडक्शन मिलती है साउथ की रीजन में, जिनको किसके लिए रेज अप किया जा रहा है? मटन पर्पस के लिए या स्किन के लिए। एक शीप की ब्रीड है जिसको हम क्या कहते हैं? नरोल। वो इस रीजन में मिलती है, वो सदर्न रीजन्स में बहुत कॉमनली मिलती है। तो बेसिकली हमने 4 रीजन्स कवर कर लिए। अब हम बात करते हैं 6th रीजन की, जिसका नाम क्या है? कोस्टल रीजन। अब हम बात करते हैं कोस्टल रीजन में। तो कोस्टल रीजन्स में कौन सा एरिया वो कवर कर रहा है? महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा। ये सभी आता है कोस्टल रीजन्स में।
ये क्या, ये इस रीजन में क्या है, हाई ह्यूमिडिटी और हाई रेनफॉल बहुत ज्यादा होती है। तो कितनी रेनफॉल होती है, 500 सेंटीमीटर एनुअली होती है। ईस्ट कोस्ट की बात करें, ईस्ट कोस्ट में क्या है, बफलोज जो है ना वो बहुत प्रोमिनेंटली आपको मिलेंगी, और जो वेस्ट कोस्ट है उसमें क्रॉसब्रेड कैटल्स मिलेंगी। तो जानी कि जब कोस्टल रीजन की बात हो रही है उसको भी दो में पार्ट डिवाइड किया गया है, ईस्टर्न कोस्टल एंड वेस्टर्न कोस्ट पे। ईस्ट कोस्ट में मिलेंगे आपको बफलोज बहुत इजीली, और वेस्ट कोस्ट पे आपको मिलेंगे क्रॉसब्रेड कैटल्स। कोस्टल रीजन्स में पिग्स और गोट्स वही जो है वो लाइफ स्टॉक में बहुत ज्यादा कॉमनली, लाइफ स्टॉक फार्मिंग में उनका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, और ये पिग्स और गोट्स आपको बहुत ज्यादा इस रीजन्स में मिलेंगी और इनकी क्या है, फार्मिंग की जाती है। तो बेसिकली हमने क्या है, 5 रीजन्स कवर किए हैं, टेम्परेट हिमालयन रीजन्स, फिर हमने किया कवर ड्राई नॉर्दर्न रीजन, फिर हमने कौन सा कवर किया था, ड्राई ईस्टर्न रीजन, फिर हमने एक चौथा कवर किया था सदर्न रीजन, और 5वां कवर किया हमने कोस्टल रीजन। तो इसमें मेन याद रखना है कि टेम्परेट रीजन कहाँ से लेके कहाँ तक है, उसमें कौन सी स्टेट्स को इंक्लूड किया गया है। यहाँ पे कैटल मिलेगी, नॉन डिस्क्रिप्टर, लो यील्डिंग होती है, शीप और गोट को रेस किया जाता है वूल प्रोडक्शन के लिए। ड्राई नॉर्दर्न रीजन्स में कौन सी आ गई, जैसे पंजाब हरियाणा, यहाँ पे हाई यील्डिंग कैटल्स एंड बफलोज मिलेंगी आपको। फिर यहाँ पे हॉर्सेस और डंकीज भी मिलेंगे, शीप को रेस किया जाता है मटन और कारपेट वूल के लिए। यहाँ पे कौन सा क्रॉप बहुत कॉमनली मिलेगा, व्हीट स्ट्रॉ। नॉर्थ ईस्टर्न पे क्या था, एनुअल रेनफॉल 125 सेंटीमीटर होती है। कौन से लेके कौन सा रीजन कवर हो रहा है, बंगाल, बिहार, ये सब इसमें आता है। राइस बहुत कॉमनली मिलेगा आपको। सदर्न रीजन पे मिलेट्स बहुत कॉमन मिलेंगे आपको। यहाँ पे ड्रॉट कैटल ब्रीड्स बहुत ज्यादा रेज अप होती हैं, फिर शीप की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है यहाँ पे। फिर कोस्टल रीजन्स में भी क्या है कि 500 सेंटीमीटर आपको क्या है, रेनफॉल मिलेगी। फिर ये रीजन्स कौन से कवर कर रही है ये याद रखना है। बफलोज मिलेंगी आपको ईस्ट कोस्ट पे, वेस्ट कोस्ट पे मिलेगी क्रॉसब्रेड कैटल मिलेगी। यहाँ पे गोट और पिग्स की भी क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इस रीजन पे। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ गया, द प्रॉब्लम्स एंड द पर्सपेक्टिव्स ऑफ लाइवस्टॉक इंडस्ट्री इन इंडिया, कि जो लाइवस्टॉक सेक्टर है वो कौन सी प्रॉब्लम से जूझ रहा है। लाइवस्टॉक सेक्टर में हमें कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही हैं। तो वन बाय वन हम देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं लाइवस्टॉक सेक्टर में। सबसे पहली प्रॉब्लम जो आ रही है कि प्रोडक्टिविटी जो है ना, वो जो फार्म की है उसको इनहेंस करने में बहुत ज्यादा बड़ा चैलेंज मिल रहा है हमें। फार्म की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी थोड़ी सी ज्यादा टफ हो रही है, उसको इनहेंस करना एक चैलेंज बन गया है। तो जो एवरेज मिल्क यील्ड है, जो एवरेज मिल्क यील्ड किसका, इंडियन कैटल का, वो कितना है, 1172 kg पर ईयर का है। तो जो बेसिकली क्या है, हाफ ऑफ द वर्ल्ड के पूरे दूध का हाफ है, वो हाफ ऑफ द वर्ल्ड एवरेज है। तो ये चीज क्या है, मतलब ये याद रखना है कि जो मिल्क प्रोडक्शन है एवरेज इंडियन कैटल का वो कितना है पर ईयर का, वो बेसिकली हाफ ऑफ द पूरी दुनिया का है, पूरे वर्ल्ड का है। फिर हमारे पास दूसरी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि पहले तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाना टफ हो गया, वो एक चैलेंज था। दूसरा चैलेंज हमारे पास क्या आ रहा है कि डिजीज के आउटब्रेक्स बहुत हो रहे हैं। कौन सी बीमारियां हैं जिनके बहुत फ्रीक्वेंट हमने आउटब्रेक्स देखे हैं। सबसे पहले एफएमडी, फुट एंड माउथ डिजीज कहते हैं इसको, ये बहुत कॉमनली आती है ये। फिर ब्लैक क्वार्टर हो गया, फिर इन्फ्लुएंजा हो गया। ये बीमारियां गायनी में, मेडिसिन में अच्छी तरह कवर करोगे, तो बेसिकली पैथो में भी पढ़ोगे ये बीमारियां। तो जो एफएमडी, फुट एंड माउथ डिजीज है, ब्लैक क्वार्टर है, ये इन्फ्लुएंजा क्या है, ये ना बहुत कॉमनली इनका आउटब्रेक हो रहा है। ये बेसिकली बीमारियां क्या है, जो लाइव स्टॉक की हेल्थ उसको खराब कर रहे हैं। जब अगर लाइव स्टॉक की हेल्थ खराब हो जाएगी, जाने की उनकी प्रोडक्टिविटी भी क्या है, वो कम हो जाएगी। तो अल्टीमेटली ये प्रोडक्शन को कम कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली हमारी इंडियन इकोनॉमी में क्या है, उसका क्या है, नुकसान हो रहा है। फिर हमारे पास क्या आ गया कि जो इंडिया का ह्यूमन पॉपुलेशन है ना, वो बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैस इमल्शन में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो बेसिकली क्या है, ग्लोबल वार्मिंग को और भी ज्यादा बढ़ा रहा है। ह्यूमन की पॉपुलेशन है जो, मतलब वो ग्रीन हाउस में इफेक्ट डाल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज कर रहा है। फिर हमारे पास क्या आ गया, नेक्स्ट क्या है मेन, कि जो नेक्स्ट हमारे पास जो एक चैलेंज है वो क्या है, जो एफर्ट्स लग रहे हैं इंप्रूव करने के लिए। किस चीज को इंप्रूव करना है, जेनेटिक पोटेंशियल को इंप्रूव करना है। किसके लिए, जैसे जेनेटिक पोटेंशियल कैसे, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक पोटेंशियल क्या होता है पहले ये समझो, कि किसी की जो गुड ट्रेड्स है
उसको मतलब उसको ही चूज करना कि अगर कोई हाई क्वालिटी की कोई ब्रीड है कैटल की तो उसको ही क्रॉसिंग के लिए चूज करना, ताकि जो अच्छी प्रोजेनी जो है वो प्रोड्यूस हो पाए, अच्छा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाए, जेनेटिक मटेरियल अच्छा हो। तो ये भी एक चैलेंज है। तो जेनेटिक पोटेंशियल को हम कैसे इंप्रूव कर पाएंगे? जब हम क्या करेंगे, क्रॉस ब्रीडिंग करेंगे। क्रॉस ब्रीडिंग किसकी करेंगे? इंडोजेनस ब्रीड्स की विद द एग्जोटिक वन। मतलब इंडोजेनस होते जो इंडियन ब्रीड्स है, इंडियन ब्रीड्स जो है ना उनकी हम क्रॉसिंग करवाएंगे, उनकी हम मीटिंग करवाएंगे एग्जोटिक यानी कि बाहर वाली, इंडिया से बाहर वाली जो ब्रीड्स है उनके साथ, इंडियन ब्रीड्स की बाहर वाले के साथ हम क्रॉसिंग करवाएंगे ना, तो हमारे पास जेनेटिक पोटेंशियल या जेनेटिक मटेरियल अच्छा आ जाएगा। तो ये बेसिकली जब हम कर रहे हैं ना, जब हम ये एफर्ट्स डाल रहे हैं, हमारे पास जो सक्सेस रेट है ना वो लिमिटेड आ रहा है। तो इसलिए क्या है, ये अगर हमें ये सक्सेस रेट नहीं मिल रहा तो बेसिकली ये क्या है, एक चैलेंज बन रहा है हमारे लिए। नेक्स्ट आ गया हमारे पास आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये देखो ये कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो ये देखो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो रही है, ये एआई है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं इसे। तो क्या हो रहा है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को बहुत रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। कोई कारण होगा ना, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो वो अच्छी तरह नहीं हो पा रही। सबसे पहले किस बात के लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है, एक होता है नेचुरल तरीका मीटिंग का, जिसमें दो पार्टनर्स नेचुरली मीट कर रहे हैं। एक होता है कि हमें क्या करना होता है कि जो एक मेल का सीमन है ना उसको हम क्या है वो ले लेते हैं, स्ट्रॉज बना लेते हैं सीमन की। फिर हम उसे क्या है आर्टिफिशियली, जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन गन होती है ना उसके साथ क्या है वो स्ट्रॉस को क्या है इंजेक्ट कर देते हैं फीमेल के अंदर, और वो सीमन जो है वो जाके क्या है फीमेल के ट्रैक में चला जाएगा। अब तो एग्स के साथ क्या है वो जाके उसको क्या है फर्टिलाइज करके ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर देगा। तो ये जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के रेट जो है ना वो कम हो रहे हैं, और ये जो तरीका है ना वो रिस्ट्रिक्ट हो रहा है कुछ कारणों के कारण। सबसे पहले इसमें कौन सा कारण है, हमारे पास जो गुड क्वालिटी का जर्म प्लाज्म उसकी शॉर्टेज आ रही है, यानी कि जो अच्छी क्वालिटी के ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे वो उसके चांसेस कम हो रहे हैं, क्योंकि हमारे पास गुड क्वालिटी का सीमन ही नहीं मिल रहा। दूसरा क्या है कि हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी इतना अच्छा नहीं है। फिर हमारे पास जो स्किल्ड मैन पावर है, जैसे आपने देखा होगा लोकली कि आजकल जो बेसिकली जिन्होंने वेटनरी की डिग्री की है ना वो वेटनरी का काम कम कर रहे हैं, बट जो डिप्लोमा वाले हैं या वैसे जिन्होंने काम सीखा है वो ज्यादा कर रहे हैं। तो उनकी नॉलेज में और जो जिसने अच्छी तरह डिग्री की उसकी नॉलेज में तो डिफरेंस होगा ही ना। तो क्या होता है कि जिस बंदे को उस चीज के बारे में नॉलेज नहीं है वो भी कर रहा है, तो जाने कि उसके पास उस चीज की स्किल ही नहीं है। तो हमारे पास जो स्किल्ड मैन पावर है वो भी इतनी अच्छी नहीं है, और कंसेप्शन रेट्स भी बहुत ज्यादा कम हो रहे हैं, जाने कि कोई ना कोई तो फॉल्ट पड़ रहा है। जो क्या है, जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू जो हमें कंसेप्शन रेट्स कम मिल रहे हैं, जाने कि लोगों को इतनी नॉलेज ही नहीं है कब हमने एआई करनी है कब हमने नहीं करनी, कैसे करनी है किस तरीके से करनी है, सभी क्या है उसके ड्रॉबैक्स है। बेसिकली ये चैलेंज बन गया है हमारे लिए, ये एक प्रॉब्लम है। फिर हमारे पास क्या आ गया है कि जो मतलब क्रॉस ब्रीडिंग के इफेक्ट्स है ना, तो क्या है बेसिकली क्रॉस ब्रीडिंग इफेक्ट्स का जो शेयर ऑफ क्रॉस ब्रीड एनिमल्स है वो कितना स्टैंड अप कर रहा है। 25% कैटल में, 21.5% पिग्स में और 5.2% शीप्स में उनका स्टैंड हो रहा है। एक नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास और है, वो क्या है, जो लाइव स्टॉक सेक्टर है ना उसके ऊपर ना एक बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, जो मार्केट का प्रेशर है। तो जो मार्केट का बहुत ज्यादा प्रेशर है वो क्या कर रहा है कि मतलब जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है, ग्लोबलाइजेशन हो रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, तो कंपटीशन बढ़ रहा है मार्केट में। तो बंदे को क्या है, लाइव स्टॉक सेक्टर को क्या है, एक मार्केट का प्रेशर बेयर करना पड़ रहा है, जो एक प्रॉब्लम बन गई है। आर्टिफिशियल ट्रेड जो है ना वो हमें बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहा है, पर क्या हो रहा है कि जो फार्मर्स है ना उसको बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस को ओबे करना पड़ता है अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। जो रूल्स है वो उनको ओबे करने हैं जो कि अकॉर्डिंग टू स्ट्रिक्ट, मतलब कि फूड सेफ्टी को फॉलो करे और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके ही अपने प्रोडक्ट को या अपनी चीज को बेच सकते हैं फार्मर्स। तो ये एक बहुत ही ज्यादा क्या चैलेंज बढ़ गया उनके लिए कि उन चीजों को उनको फॉलो अप करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या प्रॉब्लम आ रही है कि जो लाइव स्टॉक सेक्टर है ना उन्होंने बहुत ज्यादा क्या है, उनको इनफ पॉलिसी फोकस नहीं रिसीव हो रहा और फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल रही।
तो अगर फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलेगी लाइव स्टॉक सेक्टर को, तो वो कैसे इजीली ग्रो कर पाएगा? ये भी तो उसके लिए दिक्कत है। अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए उसे बाहर से क्या है, सपोर्ट चाहिए। और वो सपोर्ट कहाँ से मिलेगी? ईदर उनको पॉलिसीज मिले अच्छी अच्छी, या फिर उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिले। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो क्या हो रहा है कि ओनली कितना 12% टोटल पब्लिक जो है स्पेंड कर रही है। स्पेंडिंग किस पे हो रही है? एग्रीकल्चर और एलीट सेक्टर्स में। फिर हमारे पास नेक्स्ट चैलेंज क्या आ गया कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, जैसे क्या है वो, मतलब लार्जली क्या है, वो लाइव स्टॉक सेक्टर को क्या है, गवर्न कर रही है। तो लाइव स्टॉक शेयर कितना है? टोटल एग्रीकल्चर क्रेडिट क्या है, वो क्रॉस किया है सिर्फ 4% ऑल टाइप्स ऑफ लोन्स में, चाहे वो शॉर्ट लोन है, चाहे वो मीडियम, चाहे वो लॉन्ग टर्म लोन है। तो क्या हो रहा है, मैकेनिज्म चल रहा है कि इंश्योर करे एनिमल्स को और सेफ गार्ड किया जाए फार्मर्स को, कि उनको जो रिस्क है मतलब ये उनको कम बेयर करने पड़े। नेक्स्ट क्या आ गया हमारे पास कि 6% ऑफ एनिमल्स, उसमें से क्या है, जो पोल्ट्री सेक्टर उसको एक्सक्लूड किया जा रहा है, उनको बाहर निकाला जा रहा है। वो अकेला 6% एनिमल्स को कवर किया जा रहा है इंश्योरेंस स्कीम्स के अंडर। मैंने आपको बताया था किस चीज का, कि इनको फाइनेंशियल लाइव स्टॉक सेक्टर को ना ही फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रही है, पॉलिसीज का फोकस भी बहुत ज्यादा नहीं मिल रहा, इनको लोन्स भी बहुत कम मिल रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि जैसे देखो, सिर्फ 6% एनिमल्स को कवर किया जा रहा है इंश्योरेंस स्कीम्स के अंडर। उसमें से जो है पोल्ट्री सेक्टर को एक्सक्लूड किया जा रहा है, उसमें से बर्ड्स उसमें इंक्लूड नहीं की जा रही। तो लाइव स्टॉक एक्सटेंशन सर्विसेज क्या है, वो अंडर डेवलप्ड है। एक्सटेंशन सर्विसेज अंडर डेवलप्ड है। तो सिर्फ 5% ऑफ दी फार्म हाउस होल्ड असेसिंग इंफॉर्मेशन मिल रही है, क्या उनको, किनको? लाइव स्टॉक रिलेटेड टेक्नोलॉजीज के ऊपर। तो बेसिकली क्या है, फाइनेंशियल ज्यादा उनको दिक्कत आ रही है, ना उनको पॉलिसीज मिल रही है, ना इंश्योरेंस स्कीम कवर हो रही है, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी फार्मर्स को क्या है, नहीं मिल रही। तो लाइव स्टॉक क्या है, वो मेनली किस पे डिपेंड कर रहा है? क्रॉप रेजिड्यूज के ऊपर और एग्रीकल्चर बाय प्रोडक्ट्स के ऊपर। लाइव स्टॉक सेक्टर किस पे ऊपर डिपेंड कर रहा है? क्रॉप रेजिड्यूज के ऊपर और एग्रीकल्चर बाय प्रोडक्ट के ऊपर, फॉर फीड पर्पस के लिए। तो 5% कल्टीवेटेड लैंड है जो ना, उसको यूज किया जा रहा है फॉडर की प्रोडक्शन के लिए, सिर्फ 5% को। उसके ऊपर हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है कि कंट्री जो है ना, उसको ना एक डेफिशिएंसी फेस करनी पड़ रही है। किस चीज के लिए? उनको क्रॉप्स में डेफिशिएंसी है। ड्राई फॉडर हमारे पास डेफिशिएंट है, ग्रीन फॉडर हमारे पास डेफिशिएंट है, कंसंट्रेट फीड्स जो है हमारे पास डेफिशिएंट है। अब हम देखते हैं कि कितनी कितनी डेफिशिएंसी है। कंट्री के पास 11% ड्राई फॉडर की डेफिशिएंसी है, 35% ग्रीन फॉडर की डेफिशिएंसी है, और 28% कंसंट्रेट फीड की डेफिशिएंसी है। हमारी कंट्री डेफिशिएंसीज फेस कर रही है फीड एंड फॉडर के मामले में। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एडिशनली क्या प्रॉब्लम है कि जो ग्रेजिंग लैंड्स थे, जो नेचुरल ग्रेजिंग लैंड्स हमें बाहर कॉमनली मिलते हैं, कैटल को, बफलो को ग्रेज करवाने के लिए जाते हैं ना, शीप गोट को भी, तो जो ग्रेजिंग लैंड्स है वो भी क्या हो रहे हैं, वो उनकी भी क्वालिटी अच्छी नहीं रही, उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी कम हो रही है। ग्रेजिंग लैंड श्रिंक हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, और जो नेचुरल पास्चर्स है वो इजीली मिल नहीं रहे, और वो जो लैंड है वो डिग्रेड हो रहा है। तो जारी की गुड क्वालिटी ऑफ ऑर्डर और गुड क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर नहीं मिल रहा। फिर हमारे पास क्या आ गया कि जो इजी एक्सेस टू मार्केट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको मिलना चाहिए कमर्शियल लाइवस्टॉक फार्मिंग के लिए। इस चीज को प्रमोट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि फार्मर अपनी चीजों को बेच पाए। तो क्या हो रहा है कि इजी एक्सेस टू मार्केट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बट हमें नहीं मिल रहा फार्मर्स को। तो क्या है, हमारे पास लैक है रिलायबल मार्केट्स का, कि जो जिसके ऊपर वो रिलाई कर सकते हैं, जिसके ऊपर वो ट्रस्ट कर सकते हैं, जिस मार्केट के ऊपर उनके, वो क्या है, फार्मर्स के पास लैकिंग है। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है कि ऐसा चैलेंज है या ऐसी प्रॉब्लम है कि ये फार्मर्स को डिस्करेज कर रहे हैं कि आप जो है ना मॉडर्न प्रैक्टिसेस या कोई भी बेटर इनपुट्स पे फोकस मत कीजिए, क्योंकि आपके पास रिलायबल मार्केट्स ही नहीं मिल रही है उनको जिसके ऊपर वो भरोसा करें और वो अपने काम को बढ़ाए और मॉडर्न प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करें। तो ये एक प्रॉब्लम है। एक्सेप्ट फॉर पोल्ट्री, मतलब बर्ड्स को छोड़ के, चिकन्स को छोड़ के, मिल्क टू सम एक्सटेंट ले लो, जितनी भी मार्केट्स हैं लाइफ स्टॉक की प्रोडक्ट्स की, वो क्या है, लाइव स्टॉक सेक्टर की जो मार्केट्स है वो अंडर डेवलप्ड है, इरेगुलर है, ओपेक है।
और वो क्या है, वो ऑफन कंट्रोल्ड किए जा रही हैं इनफॉर्मल मीडिएटर्स के थ्रू, जो बेसिकली जो प्रोड्यूसर बंदा है, प्रोड्यूसर कौन है, फार्मर, उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है उस मार्केट में, क्योंकि जो मार्केट है वो अंडर डेवलप्ड है, इरेगुलर और ओपेक है। तो क्या है, जो इनफॉर्मल मीडिएटर है ना, वो प्रोड्यूसर को एक्सप्लॉइट कर रहा है और कस्टमर को चीज जो है वो क्या है, चाहे ज्यादा पैसे में बेचे, पर प्रोड्यूसर जो उसको दे रहा है उसको उसको उसका जो प्रोड्यूस है, जो उसका जो प्रोडक्ट है, उसको कम पैसे में लेके जो कस्टमर है उसको ज्यादा में दे रहा है कंज्यूमर को। तो बेसिकली क्या है, प्रोड्यूसर जो उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है मॉडर्न मार्केट में। नेक्स्ट आ गई हमारे पास स्लॉटर फैसिलिटीज की बात करें तो क्या होता है, स्लॉटर बेसिकली जो एनिमल्स डेड हो जाते हैं उनको बेसिकली काट दिया जाता है, या फिर एनिमल्स को जैसे मीट पर्पस के लिए यूज कर रहे हो हम स्लॉटर करके, या फिर वो जैसे लेदर बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें उसके लिए यूज कर रहे हैं। तो स्लॉटर फैसिलिटीज की बात करते हैं, तो जो स्लॉटर फैसिलिटीज है वो भी अच्छी तरह अवेलेबल नहीं है हमारी कंट्री में, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो हाफ ऑफ इंडिया मीट प्रोडक्शन क्या है, कहाँ से आ रही है, हाफ से भी ज्यादा या ऑलमोस्ट हाफ इंडिया की मीट प्रोडक्शन आ रही है अनरजिस्टर्ड स्लॉटर हाउसेस से, जो गवर्नमेंट के अंडर क्या है, रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो वो अनरजिस्टर्ड स्लॉटर हाउस से जो है मीट प्रोडक्शन जो मिल रही है हमें, और जो क्या है, हाई मार्केटिंग हो गई है और ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई है, मार्केट के रेट्स बढ़ गए हैं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ गई है, 15 से 20% फाइनल सेल प्राइस हो गया है। तो ये बेसिकली क्या है, एक बर्डन बन रहा है किसके ऊपर, प्रोड्यूसर के ऊपर, जो क्या है वो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है, या फार्मर बेसिकली उसके ऊपर बर्डन बन रहा है कि मार्केट के प्राइसेस तो बढ़ ही जा रहे हैं और उसके प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो मतलब उस तरीके से उसको मिलनी चाहिए। तो जो प्रॉब्लम्स हैं और जो चैलेंजेस हैं उसको क्या है वो कम करने चाहिए, उसको क्या है इजी एक्सेस टू मार्केट देना चाहिए। उसके अलावा हमारे पास अदर चैलेंजेस कौन से सेक्टर्स में जो क्या है फेस कर रहे हैं। सबसे पहले क्या है, हमें लिमिटेड असेस मिल रहा है फार्मर को, किसके लिए, क्रेडिट के लिए, अफोर्डेबल क्रेडिट नहीं मिल रहा उसको, लिमिटेड असेस मिल रहा है उसके लिए। फिर क्या है, फॉर्मल मार्केट जो है वो बहुत पुअरली डेवलप्ड है, पहला लिमिटेड असेस मिल रहा है, दूसरा क्या है, जो फॉर्मल मार्केट्स हैं वो पुअरली डेवलप्ड है, उसमें क्या है, मिल्क के प्राइसेस जो है अनफेयर मिल रहे हैं फार्मर्स को, जाने की कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जाने की कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि जो फार्मर का रेट बनता उसको वो मिले, नहीं, वो दूध तो दे रहा है फार्मर प्रोड्यूस करके, ठीक है, वो एज अ प्रोड्यूसर वो मिल्क बेच रहा है, पर उसको उतना पैसा ही नहीं मिल रहा, उसको फेयर प्राइस ही नहीं मिल रहा। फिर हमारे पास क्या आ गई, नेक्स्ट क्या है, शॉर्टेज है किस चीज की, क्वालिटी ब्रीडिंग बुल्स की। देखो ब्रीडिंग बुल्स वेरी इंपॉर्टेंट है किसके लिए, जो ब्रीडिंग बुल्स है वो मतलब वो उसका बेसिकली हमने सीमन यूज करना है, या उसको हमने यूज करना है मीटिंग पर्पस के लिए, तो वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, ताकि जो बच्चा प्रोड्यूस होगा उसमें से मेट करवा के वो अच्छी क्वालिटी का प्रोड्यूस होगा। पर हमारी कंट्री में तो गुड क्वालिटी ऑफ ब्रीडिंग बुल्स की ही शॉर्टेज है, तो अगर ब्रीडिंग बुल्स अच्छी क्वालिटी की नहीं मिलेंगी तो अच्छी ऑफस्प्रिंग पैदा होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। तो बेसिकली जो क्या है, प्रोडक्शन जो है या सब कुछ जो है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आगे जो ऑफस्प्रिंग है वो किस क्वालिटी का प्रोड्यूस हुआ है। तो इसके लिए हमें गुड क्वालिटी ऑफ ब्रीडिंग बुल्स होने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर हमारी कंट्री में इसकी भी शॉर्टेज है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास इनएडवोकेट सप्लाई है किस चीज की, जो वैक्सीनेशन है। तो हमारी कंट्री में पुअर वैक्सीनेशन शेड्यूल फॉलो हो रहा है, ना तो अच्छी तरह वैक्सीनेशन की जा रही है, जो वैक्सीनेशन लगाई जा रही है वो गुड क्वालिटी की नहीं लगाई जा रही, इतनी ज्यादा गुड क्वालिटी सप्लाई ही नहीं है वैक्सीन्स की भी शॉर्टेज है। तो क्या हो रहा है कि वैक्सीन्स को रिलेटेड भी हमें क्या है बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। नेक्स्ट क्या आ गया हमारे पास, जो ग्रेजिंग लैंड्स है ना वो भी बहुत ज्यादा डिग्रेड हो रहे हैं, तो जानी कि जो नेचुरल ग्रेजिंग लैंड्स जो मिलने चाहिए कैटल बफलो शीप गोट को, वो क्या है, वो कम हो रहे हैं। क्यों कम हो रहे हैं ग्रेजिंग लैंड्स, क्योंकि दुनिया में क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रही है, एडवांसमेंट बढ़ रही है, मॉडर्नाइजेशन हो रही है, अर्बनाइजेशन हो रही है, जानी कि जो गांव के एरियाज है उसमें भी क्या है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज, ये सब कुछ स्टार्टअप हो रहा है। तो जो नेचुरल एरिया उनके पास ग्रेजिंग के लिए अवेलेबल था वो क्या है, वो इंडस्ट्रीज में कन्वर्ट हो रहा है, सिटीज में कन्वर्ट हो रहा है, प्लॉट्स काटे जा रहे हैं, कॉलोनीज बनाई जा रही हैं, तो वो क्या है डिक्रीज हो रहे हैं, वो डिक्लाइन हो रहे हैं, डिग्रेड हो रहे हैं। नेक्स्ट क्या आ गया हमारे पास, फीड और फॉडर रिसोर्सेज क्या क्या है, इसमें भी चैलेंज फेस हो रहा है हमें।
तो क्या है, डिवर्जन हो रही है फीड और फॉडर रिसोर्सेज की, कहाँ पे, उसको कन्वर्ट इंडस्ट्रियल पर्पसेस के कारण। फिर क्या है, ये फीड फॉडर की भी प्रॉब्लम हमें फेस हो रही है। तो बेसिकली हमने कौन सी प्रॉब्लम्स को टैकल किया है, तो याद रखना है इसको, जनरल प्रॉब्लम्स को मेनली याद रखना है। कौन सी प्रॉब्लम्स है, सबसे पहले तो जो प्रोडक्टिविटी है फार्म की, वो क्या है, उसको इनहेंस करना एक चैलेंज बन रहा है। दूसरा हमारे पास क्या है, डिजीज आउटब्रेक्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो जो एनिमल की हेल्थ को क्या है इफेक्ट डाल रहे हैं, प्रोडक्टिविटी कम कर रहे हैं। जो र्यूमिनेंट का पॉपुलेशन है ज्यादा होने के कारण ग्रीन हाउस गैस की इमल्शन बहुत हो रही है, तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है वो बढ़ा रहे हैं। दूसरा क्या है, हमारे पास गुड क्वालिटी ऑफ मतलब जो है जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए, जेनेटिक पोटेंशियल होनी चाहिए, तो क्रॉस ब्रीडिंग करवानी है किसकी, इंडियन ब्रीड्स की बाहर वाली एग्जॉटिक ब्रीड्स के साथ। पर इसका क्या है, सक्सेस रेट कम हो गया है, तो इसके कारण ये चैलेंज हो गया है। फिर हमारे पास एआई की बात कर रहे थे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का क्या है, उसमें भी चैलेंज फेस हो रहा है। इधर उसकी गुड क्वालिटी नहीं है, कंसेप्शन रेट कम हो रहे हैं, मैन पावर गुड स्किल्ड मैन पावर नहीं है हमारे पास। मार्केट से क्या है, बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ गया है प्रोड्यूसर को, फार्मर को, तो उसको क्या है स्ट्रिक्ट जो फूड सेफ्टी और गुड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है, ये उसके ऊपर क्या है कि प्रेशर बढ़ा रहे हैं। और जो क्या है लाइव स्टॉक सेक्टर है, उसको क्या है बहुत ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट या पॉलिसी सपोर्ट नहीं मिल रही, तो बेसिकली क्या है, तो वो सेक्टर क्या है, वो फिर क्या है प्रेशर के अंडर है। तो क्या हो रहा है कि जो मतलब सिर्फ 6% एनिमल्स हैं, उसमें भी बर्ड्स को अवॉइड करके इंश्योरेंस स्कीम्स के अंडर क्या है कवर किए जा रहे हैं। हमारे कंट्री में क्या है, फॉडर की भी डेफिशिएंसीज है, मैंने आपको बताया ड्राई फॉडर की, ग्रीन फॉडर की, कंसंट्रेट की फॉडर की क्या है डेफिशिएंसीज है। और क्या है, मार्केट जो है ना जिसमें आपने अपने प्रोड्यूस को लेके जाना लाइव स्टॉक सेक्टर के लिए, वो भी अंडर डेवलप्ड, इरेगुलर और पेक हैं। तो क्या है, उनको क्या है, फार्मर्स को क्या है अच्छी तरह डिटेल नहीं दी जा रही, और क्या है फार्मर्स को अनफेयर प्राइसेस पे चीजें बेचनी पड़ रही है। स्लॉटर हाउसेस की बात करें तो जो मीट आ रहा है, हाफ ऑफ द मीट अनरजिस्टर्ड स्लॉटर हाउस से हमारे पास आ रहा है। बाकी मैंने आपको अदर चैलेंजेस भी बताए हैं बहुत सारे, जैसे ग्रेजिंग लैंड की प्रॉब्लम आ रही है, क्वालिटी ब्रीडिंग बुल्स नहीं मिल रही, मार्केट जो है वो क्या है पुअरली डेवलप्ड है। फिर हमारे पास ग्रेजिंग लैंड जो है वो उसकी दिक्कत बहुत चल रही है, वैक्सीनेशन प्रॉपर नहीं हो रही, शॉर्टेज है वैक्सीन की, या या फिर प्रॉपर वैक्सीनेशन शेड्यूल फॉलो नहीं किया जा रहा, पुअर वैक्सीनेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये सभी हमारे पास क्या चैलेंजेस फेस हो रहे हैं अभी रिसेंटली। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्टरी एनिमल हस्बेंड्री। तो इसमें बेसिकली हमने समझना है कि एनिमल हस्बेंड्री का मतलब क्या है, उसको कैसे डिफाइन किया जाता है, और कौन सी कॉमन एनिमल हस्बेंड्री जो डिफरेंट एनिमल्स के रिलेटेड यूज की जाती हैं, वो वन बाय वन हम कवर करेंगे। उससे पहले हम मतलब समझते हैं लाइव स्टॉक का। सबसे पहले लाइव स्टॉक किसको कहते हैं, कोई भी लिविंग प्रॉपर्टी, उसमें क्या है स्पेसिफिकली वो एनिमल्स आ जाते हैं जिसको हम रेयर कर रहे हैं या रेज अप कर रहे हैं, किस पर्पस के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए गुड्स, जहाँ तो वो कमर्शियल पर्पसेस के लिए होते हैं या फिर हाउस होल्ड की कंजप्शन के लिए। तो जब हम ब्रॉडर टर्म में लाइव स्टॉक के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें बेसिकली इंक्लूड किया जाता है ऑल एनिमल्स को, बर्ड्स को और लिविंग क्रीचर्स को, जो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं प्रोडक्ट्स, जो क्या है यूजफुल किसके लिए है, ह्यूमंस बीइंग के लिए हैं। तो जो लाइव स्टॉक है वो किसको इंक्लूड कर रहा है, डोमेस्टिकेटेड ममेलियन फार्म्स को, जैसे कैटल, बफलो, शीप, गोट, पिग, हॉर्सेस को। और जो वर्ड एनिमल है वो कहाँ पे अप्लाई किया जाता है, वो अप्लाई किया जाता है लिविंग बीइंग्स के ऊपर, एनी लिविंग बीइंग जो किसको बिलोंग कर रहा है, किंगडम एनिमेलिया को। तो एनिमल हस्बेंड्री जो है वो किसके ऊपर फोकस करता है, डोमेस्टिकेटेड स्पीशीज को के ऊपर, जो रेयर किए जाते हैं मेनली किस पर्पस के लिए, इकोनॉमिकल बेनिफिट्स के लिए या फिर रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए। तो उसमें एग्जांपल्स कौन सी आ गई, कैटल, बफलो, शीप, गोट, याक, कैमल, पिग, हॉर्स, डॉग, पोल्ट्री, सभी किस में आ जाएंगी, एनिमल हस्बेंड्री में आ जाएंगी। तो अब हम मतलब समझते हैं हस्बेंड्री का कि इसका मतलब क्या है। ये जनरली इसका मतलब है मैनेजमेंट करना, किस चीज की, हाउस होल्ड अफेयर्स की। और आज के टाइम पे ये अप्लाई किया जाता है फार्मिंग प्रैक्टिसेस के ऊपर भी, सच एज जैसे क्रॉप हस्बेंड्री हो गई या एनिमल हस्बेंड्री हो गया। तो एनिमल हस्बेंड्री बेसिकली क्या कवर कर रहा है, वो कवर कर रहा है कंसेप्ट कौन से, फीडिंग हो गया ऑफ एनिमल्स, ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स, हाउसिंग, हेल्थ केयर और जर्नल, सभी मैनेजमेंट ऑफ फार्म एनिमल्स की।
तो अब देखते हैं एनिमल हस्बेंड्री को डिस्क्राइब कैसे करोगे आप। एनिमल हस्बेंड्री को डिस्क्राइब करोगे कि ये एक साइंस भी और आर्ट भी है। क्या है? साइंस एज वेल एज एक आर्ट भी है, जो डील करता है किसके साथ? सिस्टमिक मैनेजमेंट के साथ ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स की। जिसमें क्या क्या इंक्लूड है मैनेजमेंट के अंदर? कौन सी चीजों की मैनेजमेंट हो रही है? न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, शेल्टर, हेल्थ केयर, ये सभी चीजों की क्या है? सिस्टमिक मैनेजमेंट की जाती है। जो उसका जो गोल है, क्या गोल है? अचीव करना मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी। ये गोल उसका फुलफिल हो पाए, ये चीज को पूरा करने के लिए, फुलफिल करने के लिए तो इन चीजों की क्या है? अच्छी तरह मैनेजमेंट की जाती है, जो वो अपना गोल मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी और गुड रिटर्न्स को फुलफिल कर पाए। अब पढ़ते हैं जर्नल एनिमल हस्बेंड्री टर्म्स कौन सी यूज की जाती है। सबसे पहले देखते हैं ये जो टर्म्स है ना, इसको याद करना है हमने बाय हार्ट, क्योंकि ये टर्म्स आगे भी बार बार यूज होंगी। फिर आपको मतलब नहीं पता होगा कि ईव किसको कहते हैं, डो किसको कहते हैं, बक किसको कहते हैं। ये जो टर्म्स है अभी याद कर लो, ताकि आपको आगे जाके दिक्कत ना आए। तो ये टर्म्स आगे बार बार आएंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्पीशीज के बारे में। तो सबसे पहले स्पीशीज क्या है? कैटल की स्पीशीज कौन सी है? बोवाइन। बफेलो कौन सी स्पीशीज को बिलोंग करता है? बोवाइन को। शीप की स्पीशीज कौन सी है? ओवाइन। गोट की स्पीशीज है कैपराइन। पिग की स्पीशीज है स्वाइन या प्रोकाइन। और हॉर्स की स्पीशीज कौन सी है? इक्वाइन है। तो ये क्या है? डिफरेंट उसकी जो स्पीशीज है। फिर से एक बार देखते हैं। जो कैटल और बफेलो की स्पीशीज कौन सी है? बोवाइन। शीप की स्पीशीज है ओवाइन। गोट की है कैपराइन। पिग की है प्रोकाइन। हॉर्स की है इक्वाइन। अब हम देखते हैं साइंटिफिक नेम्स। तो सबसे पहले कैटल का साइंटिफिक नेम क्या है? कैटल की दो साइंटिफिक नेम है। अगर तो वो इंडियन कैटल है तो उसका डिफरेंट नेम है, अगर वो एग्जॉटिक कैटल है तो डिफरेंट है। एग्जॉटिक मतलब जो इंडिया के बाहर की है, अदर कंट्री की है। तो इंडियन कैटल का नाम क्या है? बॉस इंडिकस। बॉस इंडिकस। एग्जॉटिक का नाम क्या है? बॉस टॉरस। बफेलो का साइंटिफिक नेम क्या है? बल्बस बल्बैरस। तो क्या है? शीप का आप देखिए साइंटिफिक नेम क्या है? ओवाइन से ओविस एरिस। गोट का कैपराइन से कैप्रा हर्कस। पिग का स्वाइन से सिस डोमेस्टिकस। और हॉर्स का इक्वाइन से एक्वस कैबिलस। अब हम देखते हैं कि क्रोमोसोम नंबर किसके कितने हैं। तो कैटल का क्रोमोसोम नंबर कितना है? 60। बफेलो का कितना है? 50। शीप का क्रोमोसोम नंबर कितना है? 54। गोट का कितना है? 60। पिग का क्रोमोसोम नंबर है 38। हॉर्स का क्रोमोसोम नंबर है 64। तो 60 किस किस का है? 60 है सबसे पहले कैटल का, और फिर क्या है? गोट का भी क्या है? 60 है। 50 किसका है? बफेलो का। शीप का 54 है। पिग का 38 है। हॉर्स का 64 है। ये क्रोमोसोम नंबर भी आपने याद रखने हैं। अब देखते हैं ग्रुप ऑफ एनिमल्स को क्या बोलते हैं। अगर कैटल का ग्रुप है तो उसको क्या बोलेंगे? हर्ड बोलेंगे। ग्रुप ऑफ एनिमल्स के अकॉर्डिंग कैटल के ग्रुप को क्या बोलते हैं? हर्ड बोलते हैं। और बफेलो के ग्रुप को क्या बोलते हैं? उसको भी हर्ड बोलते हैं। शीप के जो एनिमल का जो ग्रुप है उसको बोलते हैं फ्लॉक। और जो गोट है उसके ग्रुप को क्या बोलते हैं? फ्लॉक या फिर क्या? बैंड बोलते हैं। पिग के ग्रुप को क्या बोलते हैं? हर्ड, स्टॉक, ड्रोव। हॉर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? पैक, पैक ऑफ द एनिमल्स। अगर पैक ऑफ द एनिमल्स इसको बोलते हैं हॉर्स को। अब हम बात करते हैं न्यू बॉर्न की। तो जो न्यू बॉर्न कैटल का बच्चा है उसको क्या बोलते हैं? काफ। ये आपने बहुत कॉमनली सुना होगा। काफ किसका बच्चा है? कैटल का। बफेलो के न्यूबॉर्न को क्या बोलते हैं? बफेलो काफ। बफेलो के न्यूबॉर्न को बोलते हैं बफेलो काफ। शीप के न्यूबॉर्न को बोलते हैं लैम। याद रखना ये लैम। और गोट के न्यूबॉर्न को क्या बोलते हैं? किड। किड। पिग के न्यूबॉर्न को बोलते हैं पिगलेट। और हॉर्स के न्यूबॉर्न को बोलते हैं फाउल। तो याद रखना है लैम किसका बच्चा है? किड किसका बच्चा है?
लैम किसका बच्चा है? शीप का। और किड किसका बच्चा है? गोट का। ये याद रखना है, आगे पूछा जाएगा लैम की केयरिंग के बारे में, किड की केयरिंग के बारे में, तब हमें समझ ही नहीं आएगा कि ये किसकी केयरिंग के बारे में बात हो रही है। किड किसका बच्चा है? गोट का। लैम बच्चा है शीप का। ये थी टर्मिनोलॉजी न्यूबॉर्न की। अब हम नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं, यंग मेल के ऊपर। तो यंग मेल कैटल के को क्या बोलते हैं? बुल काफ। यंग मेल कैटल को बोलते हैं बुल काफ। उसकी एज कितनी है? 1 से 3 साल के अंदर अंदर जो होती है एज। और यंग मेल बफलो को बोलते हैं बफलो बुल काफ। उसकी एज क्या है? 1 से 3 साल उसकी भी है। अब हम बात करते हैं यंग मेल ऑफ शीप को क्या बोलते हैं? राम लैम। याद रखना है, राम लैम। इसकी एज है 1 से 2 साल के अंदर अंदर। यंग मेल गोट को बोलते हैं बकलिंग। बकलिंग। एज कितनी है? 1 से 2 साल के अंदर अंदर। यंग मेल पिग को क्या बोलते हैं? बोरोलिंग। बोरोलिंग। 6 मंथ से लेके 1 साल की उम्र के अंदर अंदर। यंग मेल हॉर्स को बोलते हैं कॉल्ट। कितनी एज है? 1 से 3 साल के अंदर अंदर। फिर से एक बार याद करवाती हूँ, यंग मेल ऑफ कैटल को क्या बोलते हैं? बुल काफ। बफलो को बोलते हैं बफेलो बुल काफ। शीप के यंग मेल को बोलते हैं रैम लैम। गोट के को क्या बोलते हैं? बकलिंग। पिग के को क्या बोलते हैं? बोरोलिंग। हॉर्स के को बोलते हैं कोल्ट। यंग फीमेल को क्या बोलते हैं? कैटल की यंग फीमेल को बोलते हैं हीफर काफ। हीफर काफ जिसकी एज है 1 ईयर से लेके फर्स्ट बर्थ तक। और बफलो के यंग फीमेल को बोलते हैं बफलो हीफर काफ, 1 ईयर से लेके फर्स्ट बर्थ तक। शीप यंग फीमेल ऑफ शीप को क्या बोलते हैं? ईव लैम। ईव लैम 1 से 2 ईयर्स तक की एज में। यंग फीमेल गोट को बोलते हैं गोटलिंग। गोटलिंग 1 to 2 ईयर्स की एज के अंदर अंदर होती है। यंग फीमेल पिग को बोलते हैं गिल्ट, 6 मंथ से लेके फर्स्ट बर्थ तक। यंग फीमेल हॉर्स को क्या बोलते हैं? फिली, 1 से लेके 3 ईयर्स तक। फिर से याद करवाती हूँ, यंग फीमेल ऑफ कैटल को बोलते हैं हीफर काफ। बफलो को बोलते हैं बफेलो हीफर काफ। शीप के को बोलते हैं ईव लैम। गोट के को बोलते हैं गोटलिंग। यंग फीमेल पिग को बोलते हैं गिल्ट। हॉर्स के को बोलते हैं फिली। अब नेक्स्ट क्या आ गई हमारे पास? अडल्ट मेल के बारे में। तो जो अडल्ट मेल कैटल का उसको बोलते हैं बुल, बुल बोलते हैं उसको। और जो बफलो का अडल्ट मेल है उसे बोलते हैं बफेलो बुल। शीप के अडल्ट मेल को बोलते हैं रैम। याद रखना ये रैम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाएगा ये रैम किसको कहते हैं, बक किसको कहते हैं, ईव किसको कहते हैं, डो किसको कहते हैं, बोर किसको कहते हैं। ये आपको तब याद नहीं आएंगी, तो अभी याद कर लो क्योंकि ये बार बार यूज होंगी। तो शीप के जो यंग अडल्ट मेल है उसको क्या बोलते हैं? रैम। अडल्ट मेल ऑफ गोट को क्या बोलते हैं? बक, बक। अडल्ट मेल पिग को बोलते हैं बोवर। और अडल्ट मेल हॉर्स को क्या बोलते हैं? स्टेलियन। याद रखना है, रैम किसका अडल्ट मेल है? शीप का। बक किसका अडल्ट? बक जो है वो अडल्ट मेल ऑफ गोट है, याद रखना है ये। नेक्स्ट आ गया हमारे पास अडल्ट फीमेल के बारे में। तो अडल्ट फीमेल ऑफ कैटल को बोलते हैं काओ। और बफलो को बोलते हैं शी बफलो या बफलो काओ बोलते हैं उसको भी। और शीप की अडल्ट फीमेल को क्या बोलते हैं? ईव। रिमेंबर दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ईव बोलते हैं किसको? अडल्ट फीमेल ऑफ शीप, याद रखना है ये। अडल्ट फीमेल गोट को क्या बोलते हैं? डो, ये भी याद रखना है आपने। और अडल्ट फीमेल ऑफ पिग को बोलते हैं सो। अडल्ट फीमेल हॉर्स को क्या बोलते हैं? मेयर, मेयर। फिर से देखो, अब सबसे पहले अडल्ट मेल के ऊपर आ जाओ। कैटल के को बोलते हैं बुल और अडल्ट फीमेल को बोलते हैं काओ। अडल्ट मेल को बफलो को बफेलो बुल और अडल्ट फीमेल को क्या बोलते हैं? शी बफलो। शीप के मेल को अडल्ट को बोलते हैं रैम और अडल्ट फीमेल को क्या बोलते हैं? ईव।
ये याद रखना है, रैम ईर, ये दोनों टर्मिनोलॉजीज शीप के रिलेटेड है। रैम मेल को बोलते हैं और ई फीमेल को बोलते हैं किसके रिलेटेड, शीप के रिलेटेड। अडल्ट मेल ऑफ गोट को बोलते हैं बक और अडल्ट फीमेल ऑफ गोट को क्या बोलते हैं, डो। याद रखना है, बक क्या है, मेल है, फीमेल डो है, गोट के रिलेटेड है। पिग में अडल्ट मेल को बोलते हैं बोर और फीमेल को क्या बोलते हैं, सो। याद रखना है ये। हॉर्स में मेल को अडल्ट को बोलते हैं स्टेलियम और फीमेल को क्या बोलते हैं, मेयर। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है। टेबल्स आपको बार बार याद रखना है। नेक्स्ट आ गए हम नेक्स्ट टर्मिनोलॉजीज के ऊपर, कास्ट्रेटेड मेल के ऊपर। अब कास्ट्रेशन क्या होती है मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी। ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या है, एनिमल को क्या स्टेराइल कर देते हैं। एनिमल क्या है, फर्टाइल नहीं रहता, वो क्या है, यंग वन को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकते क्योंकि वो क्या है, स्टेराइल है, तो वो क्या ऑफस्प्रिंग्स को बर्थ नहीं दे सकते। तो जो प्रोसेस है जिसमें एनिमल को स्टेराइल बनाया जाता है उसे कहते हैं कास्ट्राइजेशन प्रोसेस। ये कास्ट्राइजेशन डेप्थ में आगे पढ़ाऊंगी मैं आपको प्रॉपर डिटेल के साथ। अभी आप ये समझो, जो मेल स्टेराइल है जिसको जो बच्चे को जन्म नहीं दे सकता उसे कहते हैं कास्ट्रेटेड मेल। अब हम कास्ट्रेटेड मेल ऑफ कैटल को क्या बोलते हैं, बुलॉक, यहाँ उसे कहते हैं स्टीड। बफलो को क्या बोलते हैं, बफलो बुलॉक। कास्ट्रेटेड मेल शीप को क्या बोलते हैं, विदर। नेक्स्ट के आगे कास्ट्रेटेड मेल गोट को क्या बोलते हैं, कास्ट्रेटेड ही बोलते हैं। कास्ट्रेटेड मेल पिग के को क्या बोलते हैं, हॉग, स्टैग, बैरो। नेक्स्ट कास्ट्रेटेड मेल हॉर्स को क्या बोलते हैं, ये याद रखना है इसको, वेरी इंपॉर्टेंट, यल्डिंग या फिर यल्ड। तो क्या है, कास्ट्रेटेड मेल ऑफ हॉर्स को क्या है, यल्डिंग कहते हैं, याद रखना है। हॉग, स्टैग किसके रिलेटेड है, पिग, कास्ट्रेटेड पिग के रिलेटेड है। ये हमने क्या है, कास्ट्रेटेड मेल के अकॉर्डिंग टर्मिनोलॉजीज बताई हैं, मैं फिर से बता देती हूँ। कास्ट्रेटेड मेल ऑफ कैटल इज कॉल्ड एज बुलॉक, बफेलो का बफेलो बुलॉक। शीप में कास्ट्रेटेड मेल को बोलते हैं विदर। कास्ट्रेटेड मेल गोट के को क्या कास्ट्रेटेड ही बोलते हैं। पिग में हॉग या स्टैग बोलते हैं। फिर यल्डिंग किसमें, या यल्ड किसको कहते हैं, कास्ट्रेटेड मेल ऑफ हॉर्स, रिमेंबर दिस। नेक्स्ट आ गया हमारे पास स्टरलाइज्ड फीमेल, मतलब स्टेराइल है जो, मतलब क्या है, जो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, यानी कि वो उनके अंदर क्या है, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो जो ऐसी होती है, जो स्टेराइल फीमेल होती हैं, जो मतलब कि बच्चे को पैदा नहीं कर सकती, उसे कैटल में क्या बोलते हैं, स्पेड। बफलो में भी बोलते हैं स्पेड, शीप में भी स्पेड, गोट में भी स्पेड, पिग में भी स्पेड और हॉर्स में भी स्पेड। तो ये जर्नल टर्म यूज होती है उनके लिए, स्पेड। नेक्स्ट आ गया हमारे पास फीमेल विद इट्स ऑफस्प्रिंग, मतलब जो माँ है अपने बच्चों के साथ है, अगर उसको टुगेदर क्या बोलते हैं, उस टर्मिनोलॉजीज को क्या बोलते हैं, जो मदर अपने बच्चों के साथ है टुगेदर, उसमें बोलेंगे। अगर कैटल है तो फीमेल विद ऑफस्प्रिंग क्या है, काफ एट फुट, काफ एट फुट। बफलो में बोलते हैं काफ एट फुट और शीप में बोलते हैं सकलिंग, सकलिंग टर्मिनोलॉजी यूज होती है। गोट में भी सकलिंग होती है और पिग में भी सकलिंग होती है। तो कैटल बफलो में फीमेल विद ऑफस्प्रिंग को क्या बोलते हैं, काफ एट दी फुट। शीप गोट और पिग में क्या बोलते हैं, सकलिंग। अब बात करते हैं हॉर्स में, फीमेल विद इट्स ऑफस्प्रिंग में हॉर्स में क्या बोलते हैं, फाउल एट दी फुट। नेक्स्ट आ गया हमारे पास एक्ट ऑफ पार्चुरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, फिर ये याद रखना है आपको। तो एक्ट ऑफ मेटिंग, अब सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया, एक्ट ऑफ मेटिंग। तो एक्ट ऑफ मेटिंग कैटल में क्या होती है, सर्विंग। एक्ट ऑफ मेटिंग इन केस ऑफ कैटल इज कॉल्ड एज सर्विंग। एक्ट ऑफ मेटिंग बफलो में बोलते हैं सर्विंग। एक्ट ऑफ मेटिंग इन केस ऑफ शीप इज कॉल्ड एज टपिंग। ये याद रखनी है, टपिंग यूज किसमें होती है, एक्ट ऑफ मेटिंग इन केस ऑफ शीप इज कॉल्ड एज टपिंग। गोट में क्या है, सर्विंग, एक्ट ऑफ मेटिंग क्या है, सर्विंग। पिग में एक्ट ऑफ मेटिंग क्या है, कपलिंग, याद रखनी है, टपिंग इन शीप, कपलिंग इन पिग।
हॉर्स में एक्ट ऑफ मेटिंग को क्या बोलते हैं? कवरिंग। फिर से कैटल में सर्विंग, बफलो में भी सर्विंग। टपिंग इज द एक्ट ऑफ मेटिंग किसमें? शीप में। गोट में सर्विंग, पिग में कपलिंग बोलते हैं, ऐसे कवरिंग बोलते हैं हॉर्सेस में। अब हमारे पास आ गया जी गेस्टेशन पीरियड। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, ये टर्मिनोलॉजीज। गेस्टेशन पीरियड क्या होता है कि जब किसी एनिमल में एक बार कंसीव कर लिया और जब तक वो पार्चुरेशन मतलब कि बर्थ नहीं देता, एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ इज कॉल्ड एज पार्चुरेशन। एक बार कंसीव कर लिया और जब तक वो बच्चे को जन्म नहीं दे देता, उस पीरियड को कहते हैं जी गेस्टेशन पीरियड या फिर प्रेगनेंसी पीरियड। तो गेस्टेशन पीरियड या प्रेगनेंसी पीरियड डिफरेंट एनिमल्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैटल में कितना है? 280 डेज। 280 डेज मतलब 9 months एंड 9 days। 9 months प्लस 9 days, ये याद रखना है। 280 क्या है? डेज है, ये 280 डेज है। बफलो में कितना है? 310 डेज है, यानी कि 10 months है प्लस 10 days है उसमें। तो शीप में कितना है? 150 डेज प्लस 9 क्या है उसमें? टोटल कितना है? 5 months का पीरियड है। 150 डेज है ये और 5 months कह सकते हैं। गोट में कितना है? 150 डेज, टोटल कितने, यानी कि 5 महीने हैं। पिग में कितना है? 114 डेज, 114 दिन, यानी कि 3 months 3 weeks एंड 3 days। 3 months प्लस 3 weeks प्लस 3 days का पीरियड है। टोटल कितने बन गए? 114 दिन। हॉर्सेस में कितना है? 340 डेज। 11 months 11 days का पीरियड है। तो याद रखना है गेस्टेशन पीरियड डेज में कितना है? कैटल में 280 डेज, बफलो में 310 दिन है, शीप और गोट में 150 डेज है, पिग में 114 डेज है, हॉर्सेस में 340 डेज है। आगे मैंने मंथ्स भी बताए हैं। अगर 280 डेज है तो जाने की 9 months है 9 days लगेंगे। 110 दिन मतलब 10 महीने 10 दिन, ऐसे करके। तो आपने डेज अगर याद रखोगे तो मंथ्स आपको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट अप कर लोगे। तो 280 डेज है कैटल में, 310 दिन है बफलो में, 150 डेज है शीप और गोट में, 114 दिन है पिग में और 340 डेज है हॉर्स में। अब नेक्स्ट क्या आ गई हमारे पास? एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ। एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ को बोलते हैं पार्चुरेशन। याद कर लो, पार्चुरेशन क्या है? एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ मतलब किसी बच्चे को जन्म देना। बच्चे को जन्म देने का प्रोसेस को बोलते हैं एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ। उसमें देखो कैटल में वो क्या कहते हैं? एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ इन कैटल इज कॉल्ड एज काविंग। बफलो में भी क्या बोलते हैं? काविंग ही बोलते हैं। एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ इन केस ऑफ शीप को क्या बोलते हैं? लैम्बिंग। गोट में क्या बोलते हैं? किडिंग। पार्चुरेशन, एक्ट ऑफ पार्चुरेटिंग इन केस ऑफ गोट इज कॉल्ड एज किडिंग। पिग में एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ या एक्ट ऑफ पार्चुरेशन को क्या बोलते हैं? फैरोइंग। बहुत बार पूछी जाती है, याद रखनी है ये, फैरोइंग किसको बोलते हैं? हॉर्सेस में बोलते हैं फाउलिंग। तो क्या है? एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ इन कैटल एंड बफलो इज कॉल्ड एज काविंग। शीप में बोलते हैं लैम्बिंग, लैम से ड्राइव किया गया। बच्चे को बोलते हैं ना लैम, तो लैम्बिंग बोलते हैं। किड गोट के बच्चे को बोलते हैं तो गोटिंग कहते हैं इसे, ठीक है। पिग में याद रखना है, पिग में फैरोइंग कहते हैं इसे। एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ और एक्ट ऑफ पार्चुरेशन इज कॉल्ड एज फैरोइंग। हॉर्स में फाउल से फाउलिंग। अब नेक्स्ट आ जाओ हाउस के रिलेटेड टर्म्स फॉर हाउसेस के रिलेटेड। कहते हैं कि हाउस को क्या बोलते हैं? हाउस को क्या बोलते हैं? शेड या बैरन। बफलो के भी शेड या बैरन कहते हैं। अब हम शीप या गोट के हाउस को क्या बोलते हैं? पेन। शीप या गोट के घर को क्या बोलते हैं? पेन बोलते हैं। पिग के को स्टेल, हॉर्स के को स्टेबल। ये याद रखना। अब हम नेक्स्ट आगे साउंड्स के बारे में। साउंड्स, जो कैटल है वो कौन सी साउंड प्रोड्यूस करती है? बेलविंग। बफलो भी बेलविंग करती है। शीप में कौन सी साउंड होती है? ब्लीटिंग। शीप और गोट कौन सी करते हैं? ब्लीटिंग। पिग की साउंड को क्या बोलते हैं? ग्रंटिंग। याद रखनी है ये, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये सभी क्या है? इंपॉर्टेंट है ये। तो क्या है?
पिग में बोलते हैं ग्रैंटिंग, हॉर्सेस में क्या कहते हैं निफिंग, बैलोइंग शीप और कैटल और बफलो की है बैलोइंग, ब्लीटिंग है शीप, ब्लीटिंग किस में होती है शीप और गोट में, पिग में ग्रैंटिंग और निफिंग किस में है हॉर्स में। अब देखते हैं मीट ऑफ एनिमल्स। कैटल के मीट को क्या बोलते हैं बीफ, कैटल के मीट को बोलते हैं बीफ, बफलो के मीट को बोलते हैं कैराबीफ या फिर बफिन, बुफिन, कैराबीफ या बुफिन। शीप के मीट को बोलते हैं मटन, मटन टर्मिनोलॉजी सुनी होगी ना आपने, वो किसके मीट को बोलते हैं शीप के मीट को। गोट के मीट को क्या बोलते हैं चून, पिग के मीट को बोलते हैं पोक, हॉर्स के मीट को क्या बोलते हैं हॉर्स मीट। ये याद रखना है कि कैटल के मीट को बोलते हैं बीफ, बफलो के मीट को बोलते हैं कैराबीफ, शीप के मीट को बोलते हैं मटन, गोट के मीट को बोलते हैं चून, पिग के मीट को बोलते हैं पोक और हॉर्स के मीट को क्या बोलते हैं हॉर्स मीट। अब हम चले गए नेक्स्ट के ऊपर आ जाते हैं रैबिट के ऊपर। तो रैबिट का साइंटिफिक नेम क्या है ऑरिक्टोलिगस क्यूनिक्युलस, और जो एनिमल का ग्रुप है रैबिट का उसको क्या बोलते हैं कॉलोनी या फिर नेस्ट बोलते हैं। तो अगर हम देखें कि एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ टू यंग वन, मतलब किसी बच्चे को जन्म देने का जो प्रोसीजर है, एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ इन केस ऑफ रैबिट को क्या बोलेंगे किडलिंग। अब बनी या किट क्या होता है, बनी या किट पता क्या होता है, ये यंग वन होता है, कोई भी सेक्स का हो सकता है मेल या फीमेल, बट यंग बच्चे को बोलते हैं। बक क्या है, अडल्ट मेल रैबिट को बोलते हैं बक, जो यूज किया जाता है ब्रीडिंग पर्पसेस के लिए। डो बोलते हैं फीमेल, अडल्ट फीमेल रैबिट को। हच उसके क्या है हाउस को बोलते हैं रैबिट के। फिर से साइंटिफिक नेम क्या है रैबिट का ऑरिक्टोलिगस क्यूनिक्युलस है, और उसके ग्रुप को बोलते हैं कॉलोनी या नेस्ट। बच्चे को जन्म देना एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ टू यंग वन को बोलते हैं किडलिंग, और जो मेल बच्चा है, जो बच्चा है इधर सेक्स का, चाहे वो मेल है या फीमेल है रैबिट का, उसको बोलते हैं किट या फिर बनी। और जो बक है वो अडल्ट मेल है जिसको ब्रीडिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, और दो फीमेल रैबिट है, हच उसके घर को बोलते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास डॉग के रिलेटेड। तो डॉग का साइंटिफिक नेम क्या है कैनस फेमिलियस, कैनस फेमिलियस। ग्रुप जो डॉग का ग्रुप उसको बोलते हैं कैनल। तो डॉग का साइंटिफिक नेम हो गया, ग्रुप को क्या बोलते हैं कैनल बोलते हैं। अब हम आ गए वेल्पिंग किसको कहते हैं। ये एक एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ है, यंग वन को बर्थ देना यंग वन को, इसको क्या कहते हैं एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ को कहते हैं वेल्पिंग। अब बच्चा, छोटा बच्चा किसी भी सेक्स का डॉग का, चाहे मेल है फीमेल या छोटा बच्चा है जो, डॉग बोलते हैं अडल्ट मेल डॉग को, और बिच बोलते हैं अडल्ट फीमेल को। अब ये कौन सी साउंड प्रोड्यूस करता है डॉग, बार्किंग की, बार्किंग। और कैनल क्या है उसका हाउस है। तो डॉग को क्या कहते हैं कैनस फेमिलियस कहते हैं, किनाइन से आता है ये कैनस। ग्रुप ऑफ एनिमल्स को कहते हैं हम कैनल। तो वेल्पिंग एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ है। फिर क्या है पप्पी जो है किसी भी सेक्स का हो सकता है, छोटा बच्चा। डॉग अडल्ट मेल है, विच अडल्ट फीमेल है, बार्किंग वो साउंड प्रोड्यूस करता, और हाउस ऑफ डॉग को बोलते हैं कैनल। अब हमारे पास आ गया कैट के बारे में। तो कैट का साइंटिफिक नेम क्या है फिलाइन से, ये कौन सी स्पीशीज से बिलोंग करती है फिलाइन से, तो इसको कहते हैं फिलीस कैक्टस, कैक्टस। ग्रुप ऑफ एनिमल्स को क्या बोलते हैं क्वार्नर। क्वीनिंग क्या है एक एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ टू यंग वन, बच्चे को जन्म देना। किटन बच्चा होता है छोटा, किसी भी सेक्स का हो सकता है। टॉम कैट है अडल्ट अनकास्ट्रेटेड मेल कैट, अनकास्ट्रेटेड मतलब जो बच्चे को पैदा कर सकती है। न्यूटर होती है, कास्ट्रेटेड कैट होती है। और क्वीन कैट किसको कहते हैं अडल्ट फीमेल कैट को। तो क्वीनिंग क्या है बच्चे को जन्म देने का प्रोसेस है, एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ। और यंग वन जो किसी भी सेक्स का हो सकता है, कैट में से किटन कहते हैं। टॉम कैट एक अडल्ट मेल कैट है जो अनकास्ट्रेटेड यानी कि जो बच्चे को जन्म दे सकता है। न्यूटर एक कास्ट्रेटेड कैट है, मतलब जो क्या है स्टेराइल है, जो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, उसे क्या कहते हैं न्यूटर कहते हैं। और क्वीन कैट अडल्ट फीमेल कैट है। अब हम देखेंगे अदर टर्मिनोलॉजीज जो क्या है। सबसे पहले देखो ब्रीड किसे कहते हैं।
सबसे पहले हमारे पास क्या आ गई, ब्रीड किसे कहते हैं। ब्रीड का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स, कोई भी ग्रुप ऑफ एनिमल्स जिसका क्या है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स या शेप्स हो सकती हैं और वो क्या है प्रोड्यूस कर सकते हैं ऑफस्प्रिंग्स जिनकी क्या है सिमिलर शेप्स और कलर होंगे। अब हमारे पास क्या आ गया, ब्रोकन माउथ। ब्रोकन माउथ क्या होता है, एक ऐसा मतलब स्ट्रक्चर माउथ का जिसमें एक या एक से ज्यादा दांत मिसिंग है, उसे कहते हैं ब्रोकन माउथ। अगर एक दांत या एक से भी ज्यादा दांत आप पूरे दांतों में से मिसिंग है तो उसे कहते हैं ब्रोकन माउथ। नेक्स्ट आ गया ब्राउज किसे कहते हैं। ब्राउज क्या है, एक फॉडर है जो ऑब्टेन किया जाता है कहाँ से, लीव्स या फिर ट्विग्स ऑफ बुशेस में से किया जाता है। तो जो ब्राउजिंग है क्या है, मेनली किस में सीन की जाती है, ब्राउजिंग एक एक्ट है जिसमें क्या है वो एनिमल्स क्या है ग्रीन लीव्स या ट्विग्स ऑफ बुशेस खाते हैं, जो मतलब लीव्स वगैरह को खाते हैं, उसे क्या कहते हैं ब्राउजिंग करना। और वो किस में देखी जाती है, गोट में जानी ज्यादातर। नेक्स्ट आ गया बुलर। क्या होता है, बुलर एक फीमेल है जो हमेशा क्या है हीट में या ईस्ट्रस में रहती है। ईस्ट्रस क्या है, मतलब पीरियड होता है हीट में जिसमें पता लगता है कि जो एनिमल है या फीमेल है वो रेडी है रिप्रोड्यूस के लिए, वो बच्चे को जन्म दे सकती है, उसे कहते हैं ईस्ट्रस पीरियड, उसे हम हीट पीरियड भी कहते हैं। जो ऐसी फीमेल है जो सदा पर हीट में रहती है उसे कहते हैं बुलर। और इसका अदर एक नेम भी है जिसे हम क्या कहते हैं, लिम्फोमिक एनिमल कह देते हैं इसे। अब हम देखते हैं कैनाबैलिज्म क्या होती है। कैनाबैलिज्म एक एक्ट है जिसमें क्या है उनको एक आदत लग जाती है, वो अदर मेंबर्स अपनी ही स्पीशीज के अदर मेंबर्स को खाना शुरू कर देते हैं। ये एक एक्ट है जिसमें वो अदर मेंबर्स अपनी ही स्पीशीज को क्या है वो खाना शुरू कर देते हैं। ये किस में होती है, पोल्ट्री में होती है, स्वाइन में होती है। यानी पोल्ट्री क्या बर्ड्स में या फिर पिग्स में देखने को मिलेगी। मैंने पीछे पढ़ाई थी ना, स्वाइन टर्म किस में यूज होती है, ये पिग्स में यूज होती है, याद रखना ही। तो ये एक ऐसी वाइसेस है, मतलब एक आदत है जिसमें वो क्या है अपनी ही सेम स्पीशीज के जानवर को मेंबर्स को खाना शुरू कर देते हैं। अब हमारे पास आ गया कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है। कैरिंग कैपेसिटी होती है कि नंबर ऑफ एनिमल्स जो क्या है ग्रेज कर सकते हैं एक पास्चर के ऊपर, कितने नंबर ऑफ एनिमल्स जो है वो ग्रेज करेंगे एक पास्चर के ऊपर, उसे क्या कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी। ये ड्यूरिंग द ग्रेजिंग सीजन में देखते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास कंसंट्रेट किसे कहते हैं। कंसंट्रेट एक ऐसी फीड है जिसमें क्या है जो क्रूड फाइबर CF कहते हैं जिसे, क्रूड फाइबर जो है वो क्या है लेस देन 18% होता है, और TDN उसका क्या है मोर देन क्या है, TDN उसका क्या है मोर देन 60% होता है। TDN क्या है, टोटल डिजेस्टेबल न्यूट्रिएंट्स, टोटल डिजेस्टेबल न्यूट्रिएंट्स, इसे क्या कहते हैं TDN। तो क्या है जिसमें CF यानी कि क्रूड फाइबर लेस देन 18% और TDN मोर देन 60% है, उसे कहते हैं कंसंट्रेट। एग्जाम्पल है अमूल दाना। नेक्स्ट आ गया हमारे पास कॉपुलेशन। क्या है, कॉपुलेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या है मेल और फीमेल की मेटिंग करवाई जाती है, उसे कहते हैं कॉपुलेशन। नेक्स्ट आ गया क्रम किसे कहते हैं। ये एक ऐसा है कि ब्रोकन माउथ कंडीशन होती है, ओल्ड ब्रोकन माउथड ईव है। ईव क्या है, मैंने ये टर्मिनोलॉजी पढ़ाई है आपको, ईव किसको कहते हैं, ये देखो मैंने पढ़ाया था ना आपको ईव, ये देखो। तो अडल्ट फीमेल ऑफ शीप को कहते हैं ईव, अडल्ट फीमेल ऑफ शीप को क्या कहते हैं ईव। ये एक कंडीशन है जिसमें ब्रोकन माउथ मैंने आपको पढ़ाया यहाँ पे, जिसमें एक या एक से दांत ज्यादा मिसिंग है पूरे मुंह में। तो क्या है ओल्ड ब्रोकन माउथ होता है किसमें, ईव में। तो क्या है ये कहाँ पे मिलता है, ब्रीडिंग फ्लॉक के अंदर होता है। बिकॉज ऑफ किसके लिए उसको फिर भी उसको रखा जाता है, किसके लिए, फिर भी उसको ब्रीडिंग फ्लॉक में उस ईव को रखा जाता है क्योंकि उसके अंदर क्या है एक्सीलेंट ब्रीडिंग परफॉर्मेंस है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास डी हॉर्निंग किसे कहते हैं। ये देखो ऐसे करके आपने देखा होगा, हॉर्न्स को रिमूव करना। डी हॉर्निंग क्या एक प्रोसेस है जिसमें क्या है फुली ग्रोन जो हॉर्न्स होते हैं एनिमल्स के, उसको क्या है रिमूव किया जाता है।
फुली ग्रोन जो क्या है हॉर्न्स है उसको रिमूव किया जाता है। ये किसकी हेल्प के साथ किया जाता है? डी हॉर्निंग सॉ के साथ। नेक्स्ट आ गया डिसबर्डिंग। क्या किसको कहते हैं? जो छोटे छोटे बर्ड्स जो ग्रोइंग, छोटे छोटे जो हॉर्न्स जो ग्रो कर रहे थे अभी अभी जो एनिमल्स के अंदर, उसको रिमूव करने के प्रोसेस को कहते हैं डिसबर्डिंग। तो ये प्रोसेस है क्या? स्टॉप करना हॉर्न्स को, उसकी ग्रोथ को। कैसे उसको डिस्ट्रॉय करना है? हॉर्न बर्ड्स जो छोटे छोटे हॉर्न्स बर्ड, इसको डिस्ट्रॉय किया जाता है किसकी हेल्प के साथ? या तो हॉट आयरन, मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी इसके डिफरेंट डिफरेंट तरीके। एक केमिकल प्रोसेस होता है केमिकल्स को यूज करके, या फिर एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें क्या है हॉट आयरन को यूज किया जाता है। अब ईस्ट्रस क्या होता है? मैंने बताया हीट पीरियड को कहते हैं ईस्ट्रस। ईस्ट्रस एक ऐसा पीरियड है जिसमें क्या है फीमेल एक्सेप्ट करती है मेल को कि वो उसके साथ कॉपुलेट करे। कॉपुलेट मैंने पढ़ाया आपको, कॉपुलेशन क्या एक मेटिंग प्रोसेस है। कॉपुलेशन क्या है? मेटिंग प्रोसेस है मेल और फीमेल का। तो ईस्ट्रस एक ऐसा पीरियड है जिसमें फीमेल एक्सेप्ट करेगी मेल को कि उसके साथ वो मेट करे, उसको हम क्या कहते हैं? ईस्ट्रस पीरियड, या फिर उसे क्या कहते हैं? हीट पीरियड भी कहते हैं। अब हमारे पास क्या आगे फ्लीस क्या होती है? टोटल वूल जो ऑब्टेन करते हैं शीप में से, उसे कहते हैं फ्लीस। नेक्स्ट आ गया हमारे पास फ्लशिंग। क्या है फ्लशिंग? क्या है? एक प्रोसेस है। किसका? एक प्रोसेस है जिसमें क्या है अमाउंट इंक्रीज की जाती है फीड की। एक प्रोसेस है जिसमें क्या है फीड की अमाउंट इंक्रीज की जाती है एनिमल की। कब? शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ये कब की जाती है? जब क्या है ब्रीडिंग से पहले। तो किसके लिए की जाती है? ताकि जो अच्छी तरह ब्रीडिंग हो पाए, मतलब उसकी एडवांटेज मिल सके। तो ब्रीडिंग से पहले कुछ टाइम पहले क्या है एनिमल में अमाउंट ऑफ फीड को बढ़ा दिया जाता है, उसे कहते हैं फ्लशिंग। नेक्स्ट आ गया हमारे पास फ्री मार्टिन। फ्री मार्टिन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या है दो ट्विन काफ्स बॉर्न होते हैं डिफरेंट सेक्स के, एक मेल होगा और एक फीमेल होगा। और जो बुल काफ है यानी कि जो मेल काफ है वो क्या है यूजुअली क्या है सेक्सुअली एक्टिव होगा, नॉर्मल होगा। मेल वाला सेक्सुअली नॉर्मल होगा, और जो फीमेल है जिसे हम हीफर काफ कहते हैं वो क्या है? वो नॉर्मल नहीं होगी, वो स्टेराइल होगी, वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। दो बच्चे पैदा होंगे ऑपोजिट सेक्स के, एक मेल और फीमेल। फ्री मार्टिन में एक मेल पैदा होता है, एक फीमेल पैदा होती है। मेल नॉर्मल होता है, स्टेराइल होता है, वो बच्चे को क्या है फर्टाइल होता है, बच्चे को जन्म दे सकता है। और जो फीमेल है वो क्या है स्टेराइल होती है, और उनका जो एक्सटर्नल जेनेटेलिया पार्ट है वो भी अब नॉर्मल स्ट्रक्चर का होता है। अब हमारे पास क्या आ गया फुल माउथ। फुल माउथ क्या होता है? जब सभी दांत प्रेजेंट है, एक पूरे स्ट्रक्चर में पूरे के पूरे दांत प्रेजेंट है। गेस्टेशन पीरियड मैंने पढ़ाया था आपको, प्रेगनेंसी पीरियड को कहते हैं, प्रेगनेंसी पीरियड को गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। जब किसी में क्या होता है कि एक बार ही बच्चा कंसीव कर लिया और जब तक वो बच्चे को जन्म नहीं दे देते उसको क्या प्रेगनेंसी पीरियड या फिर गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है गिम्बर। गिम्बर किसे कहते हैं? एक फीमेल शीप है जिसकी क्या है 1 to 2 के अंदर श्रीविंग हुई है। और जो गमर है उस गमर किसको कहते हैं? जब क्या है सारे के सारे दांत मिसिंग है, कोई भी दांत प्रेजेंट नहीं है स्ट्रक्चर में। तो अगर पूरे के पूरे ऑल दांत आर मिसिंग तो उसे कहते हैं गमर कंडीशन। नेक्स्ट आ गया हमारे पास लिटर। किसे कहते हैं? बच्चे को, यंग वन को, कि कितने बच्चे प्रोड्यूस किए, नंबर ऑफ यंग वन। जो एक नंबर ऑफ यंग वन कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं एक टाइम पे एक मदर से, कितने बच्चे प्रोड्यूस हो रहे हैं एक टाइम पे एक मदर से, उसे कहते हैं लिटर साइज। तो नेक्स्ट क्या है मोहर। क्या है मोहर? क्या है एक फ्लीस है। फ्लीस क्या होती है? टोटल वूल जो होती है शीप में से ऑब्टेन, उसे कहते हैं फ्लीस। तो जो फ्लीस ऑब्टेन हो रही है अंगोरा गोट से, ये एक गोट की क्या है ब्रीड है, ये ब्रीड ऑफ गोट है अंगोरा। तो अंगोरा में से हमें क्या मिलेगा? मोहर। ये याद रखना हमें। नेक्स्ट आ गई हमारे पास प्यूबर्टी। किसे कहते हैं? प्यूबर्टी क्या एज है जिसमें क्या है जो है एज जिसमें क्या है फर्स्ट स्पर्म या फर्स्ट ओवम इज रिलीज्ड, यानी कि एक जो मेल है चाहे वो फीमेल है वो रिप्रोडक्शन के लिए रेडी हो गया, मैच्योर इनफ हो गया है। मेल में स्पर्म्स बनने शुरू हो जाएंगे, फीमेल में क्या है एग्स बनने। फर्स्ट ओवा या फर्स्ट स्पर्म जब रिलीज होता है उसे प्यूबर्टी एज कहते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास रिड या फिर क्रिप्टोक्रिड। किसे कहते हैं? क्रिप्टोक्रिडिज्म एक टर्मिनोलॉजी है। रिड भी रिग
रिग या फिर क्रिप्टोक्रेटिज्म एक टर्मिनोलॉजी है, किसमें होती है ये? जो मेल एनिमल्स होते हैं ना, इसमें या तो एक या फिर दोनों टेस्टिस क्या है, मतलब एक या फिर दोनों टेस्टिस क्या है, वो स्क्रोटल सैक के अंदर आती ही नहीं है। तो इसे क्या कहते हैं? क्रिप्टोक्रिडिज्म या क्रिप्टोक्रिड या फिर रिग कहते हैं। मेल एनिमल में एक या दोनों टेस्टिस या क्या है वो फेल हो जाती है, वो डिसेंट नहीं होती स्क्रोटल सैक के अंदर। यूनिलेटरल भी हो सकती है या बाइलेटरल, मतलब एक भी हो सकती है या दोनों टेस्टिस हो सकती हैं। अब हमारे पास आ गया रफेज। कंसंट्रेट में क्या था? CF यानी कि क्रूड फाइबर लेस देन क्या था? 18%, और TDN यानी कि टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स क्या थे? मोर देन 60% थे। रफेज उसका क्या है? ऑपोजिट है। इसमें जो क्रूड फाइबर है वो क्या है? मोर देन 18% है, और जो TDN टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स क्या है? वो लेस देन 60% है। और इसकी एग्जाम्पल क्या है? हे, साइलेज और पास्चर। याद रखना है डिफरेंस बिटवीन कंसंट्रेट एंड रफेज। रफेज में क्रूड फाइबर का कंटेंट मोर देन 18% और TDN लेस देन 60% है। कंसंट्रेट में CF यानी कि क्रूड फाइबर मोर देन 18% और TDN लेस देन 60% है। कंसंट्रेट में अमूल दोनों एग्जाम्पल की, रफेज में हे, साइलेज या पास्चर उसकी एग्जाम्पल है। अब हमारे पास आ गया रिट, क्रिट, क्रिटलिंग या फिर रंट किसे कहते हैं? ये क्या होता है? एक बच्चे के रिलेटेड है, यंग वन, लास्ट यंग वन है, ठीक है। ये वो बच्चा होता है जो लास्ट में पैदा होता है। फैरोड इन द लिटर, फैरोइंग प्रोसेस किस में होती है? ये पिग्स में। तो ये बेसिकली पिग्स के रिलेटेड है, याद रखना। क्रिट, क्रिटलिंग, रंट किसे कहते हैं? यंग वन, वो यंग वन जो लास्ट में फरो हुआ है पूरे लिटर में। ये जो बच्चा होता है ये वीक होता है, स्मॉल इन साइज होता है, इसका वेट भी कम होता है एज कम्पेयर टू अदर बच्चों के कंपैरेटिव, क्योंकि पिग एक टाइम से एक से ज्यादा बच्चे देता है। तो जो लास्ट में जो बच्चा पैदा होगा पिग में, वो क्या है? वो वीक सा होगा, स्मॉल इन साइज होगा, उसका वेट भी कम होगा। उसको क्या कहते हैं? क्रिट कहते हैं, क्रिटलिंग कहते हैं, रंट कहते हैं। नेक्स्ट आ गया सेगी किसे कहते हैं? एक रैम। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको याद करने टर्मिनोलॉजीज, तो फिर से देखो रैम किसको कहते हैं? ये देखो अडल्ट मेल शीप को कहते हैं रैम। तो क्या टर्मिनोलॉजी क्या है हमारे पास कि सेगी किसे कहते हैं? रैम है जो कास्ट्रेटेड आफ्टर दी सर्विस। एक रैम जो कास्ट्रेट की जाती, कास्ट्रेशन प्रोसेस क्या है? उसको स्टेराइल बनाना। नेक्स्ट आ गया हमारे पास सेक्सुअल मैच्योरिटी के बारे में। तो सेक्सुअल मैच्योरिटी क्या है? एक एज है जिसमें एनिमल क्या है? केपेबल हो जाते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, वो क्या सक्सेसफुली रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। श्रिविंग क्या होती है? वूल को रिमूव करना, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वूल को। नेक्स्ट आ गया हमारे पास स्लंक काफ किसे कहते हैं? एक अबॉर्टेड काफ, जो बच्चा अबॉर्ट हो गया है काफ, मतलब कि कैटल में, तो क्या होता है? वो उसे कहते हैं स्लंक काफ। नेक्स्ट आ गया हमारे पास स्टोर पिग किसे कहते हैं? स्टोर पिग किसे कहते हैं? पिग्स जो क्या है बिटवीन वीनिंग और फ्लैटनिंग के बीच में। वीनिंग क्या होता है? वीनिंग एक प्रोसेस है जिसमें मदर को और बच्चे को सेपरेट किया जाता है। जैसे बच्चा पैदा हुआ तो वो अपने मदर के दूध के ऊपर रिलाई रहता है, वो अपने मदर का दूध पीता है। तो जब क्या है एक टाइम के बाद उनको सेपरेट किया जाता है, उसे कहते हैं वीनिंग प्रोसेस। तो जो पिग्स है बिटवीन वीनिंग और फ्लैटनिंग के बीच में, कितने पीरियड के बीच में? 8 से लेके 15 वीक्स ओल्ड के जो पिग है उसे स्टोर पिग कहते हैं। अब हमारे पास आ गया वेल किसे कहते हैं? ये मीट है, किसका मीट है? काफ का। तो काफ यंगर देन 3 months ऑफ एज, जो काफ 3 मंथ से छोटी एज का है, जिसको क्या है? सोल किया जाता है, यानी कि सोल्ड किया जाता है। किस पर्पस के लिए? स्लॉटर के लिए, यानी कि मीट के लिए। तो मीट ऑफ काफ को क्या कहते हैं? वील कहते हैं, वेल। अब आ गया वीनिंग क्या है? मैंने बताया था मदर को अपने बच्चे से सेपरेट करना। सेपरेशन ऑफ यंग वन फ्रॉम इट्स मदर को कहते हैं वीनिंग प्रोसेस। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चीज के ऊपर, जिसका क्या टॉपिक है? बॉडी कंफर्मेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले इसमें मैं आपको करवाऊंगी कि डिफरेंट पार्ट्स बॉडी के बताऊंगी, किस मतलब कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं, तो मैं आपको स्ट्रक्चर में समझाऊंगी। और देखेंगे हम आइडेंटिफिकेशन मेथड। अब ये समझो कि आइडेंटिफिकेशन करना क्यों जरूरी है।
और किसी फार्म पे आप जाओगे ना तो वहाँ पे टैगिंग की होगी या ऐसे कुछ किया होगा, तो वो एक मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन है। क्यों किया जाता है? रिकॉर्ड रखने के लिए। क्यों रिकॉर्ड रखना है? इसलिए कि पता लगे किस जानवर ने कितना दूध दिया सुबह शाम, किसको कौन सी बीमारी है, किसने कब वेटनेरियन किस कैटल को या बफलो को कब किसी वेटनेरियन ने देखा था। मतलब पूरा रिकॉर्ड रखना है। रिकॉर्ड रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए, उसको कोई बीमारी तो नहीं है, ये सभी चीजें मेथड्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन जो है ना वो हमें इजी कर देते हैं। तो आगे मैं आपको सारा डिटेल में पढ़ाती हूँ टॉपिक। सबसे पहले हम बॉडी कंफर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखो कि बॉडी कंफर्मेशन ऑफ कैटल क्या होती है। सबसे पहले कंफर्मेशन ही क्या है, कंफर्मेशन इन एनिमल्स क्या है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड है जो क्या है, लाइवस्टॉक प्रोड्यूसर्स को सीखना चाहिए और अंडरस्टैंड करना चाहिए वाइल मेंटेन करने के लिए कि वो जो एनिमल है वो हेल्दी रहे और उसके अंदर प्रोडक्टिव ब्रीडिंग रहे हर्ड के अंदर, कैटल के अंदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसको सीखना और अंडरस्टैंड करना अगर आप हेल्दी एनिमल को और अच्छी ब्रीडिंग प्रोसेस को कैरी ऑन करना चाहते हो। तो कंफर्मेशन अब क्या है, ये एक डिफाइन किया जाता है फेवरेबल या अनफेवरेबल स्केलेटन सिस्टम या फिर मस्कुलर फीचर ऑफ एनिमल्स होते हैं। याद रखना, उसका स्केलेटन सिस्टम या मस्कुलर सिस्टम जो उसको देखा जाता है उसे कहते हैं कंफर्मेशन ऑफ द एनिमल, बॉडी कंफर्मेशन। उसमें क्या क्या आ गया, जो मेजर स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट है उसमें क्या क्या कवर करना है, उसकी लेग्स वाला पार्ट, बैक और टॉप लाइन, हाइंड क्वार्टर्स, बैक और नेक और हेड, ये सभी चीजें आपने देखनी है। बॉडी कंफर्मेशन में क्या क्या देखोगे, लेग्स देखोगे, उसकी टॉप रीजन देखोगे, बैक देखोगे, हाइंड क्वार्टर्स देखोगे, उसकी नेक देखोगे, हेड देखोगे, सभी कुछ देखोगे। तो बेसिकली हमने उसका स्केलेटन सिस्टम और उसका मस्कुलर सिस्टम को एनालाइज करना है अच्छी तरह। तो क्या है, जो स्केलेटन और मस्कुलर सिस्टम की साउंडनेस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अच्छा स्केलेटन सिस्टम या मस्कुलर सिस्टम होगा तो उसके फायदे किस चीज में है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ब्रीडिंग पर्पस के लिए किसी बुल को यूज करोगे, अच्छा स्केलेटन सिस्टम या मस्कुलर सिस्टम होगा तो वही बुल अच्छी होगी ब्रीडिंग पर्पसेस के लिए। वो क्या है, गुड कंफर्मेशन को डिस्प्ले करेगी और बताएगी जो काउ है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है, हेल्दी और हाईली प्रोडक्टिव है। अब देखो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में समझाने लगी हूँ, ये ओपन कर लीजिए एक बार अच्छी तरह, मतलब अच्छी तरह समझने के लिए पूरा ध्यान दीजिए कि कहाँ कहाँ कौन सा बॉडी पार्ट है उसका। सबसे पहले हम यहाँ से उसके माउथ वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये वाला जो पार्ट है ना, ये देखो, ये वाला जो पार्ट है इसे कहते हैं मजल, इसे कहते हैं मजल। और जो नोज के ऊपर आपने दो छोटे छोटे पॉइंट्स देखे होंगे, जैसे ये वाली जैसे ओपनिंग होती है, इसे क्या कहते हैं, नॉस्ट्रल्स। इसे क्या कहते हैं, नॉस्ट्रल्स। पूरा माउथ वाले पार्ट को कहते हैं मजल्स और ये जो छोटे बच्चे ऊपर होंगे उसके, उसे कहते हैं नॉस्ट्रल्स। ये वाले पार्ट को बोलते हैं रिज ऑफ द नोज। यहां से नोज स्टार्ट हो गया था तो ये क्या है, रिज ऑफ द नोज। अब ये देखो, ये जो आगे वाला पार्ट है इसे कहते हैं फोरहेड, और जो फोरहेड के ऊपर वाला पार्ट है उसे कहते हैं पोल। दो हॉर्न्स के बीच वाले पार्ट को बोलते हैं पोल। ऐसे जो दो हॉर्न्स होंगे इसके बीच वाले पार्ट को बोलते हैं हॉर्न, उसे बोलते हैं पोल। याद रखना है ये टर्म। अब पीछे चलते जाते, ये क्या है, उसका नेक रीजन आ गया हमारे पास। फिर हमारे पास क्या है, ये 3 रीजन्स में डिवाइड होगा। सबसे पहले यहां से लेके यहां तक, ये पूरी टोटल क्या है, बैक है। यहां से लेके यहां तक क्या है, बैक है। तो इसमें ये क्या है, चील पार्ट है, ये क्या है, लॉइन रीजन है, और ये क्या है, उसकी रैंप रीजन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंफर्मेशन समझना और देखना, क्योंकि इसके बेसिस पे हम उसकी क्या है, जजमेंट करते हैं एनिमल की कि ये अच्छा जानवर है या नहीं है। ये जब आप एक एनिमल को सेल करते हो या बाय करते हो ना, तब भी ये होता है। अगर आपने मेलास वगैरह, फेयर्स वगैरह देखे होंगे ना, उसमें भी इसके बेसिस पे ग्रेडिंग की जाती है जानवर की। तो ये चीजें हमें जज करनी होती है कि जो एनिमल है वो देखने में कैसे का है। इसी से पता लग जाता है उसके स्केलेटन सिस्टम से, उसके मस्कुलर सिस्टम से, कि ये ब्रीडिंग, अगर कोई बुल है तो उसको ब्रीडिंग के लिए यूज करना है। तो ये चीजें आपको बहुत अच्छी तरह देखनी है।
अगर कोई काऊ है तब भी उसका अडर रीजन देखना है, बाकी चीजें देखनी है, तो मैं आपको ये चीजें बताती हूँ। ये हमारे पास आ गया नेक रीजन, तो ये वाला पूरी बैक हो गई हमारे पास। ये टोटल क्या थी, बैक रीजन है। तो यहां से लेके यहां तक क्या है हमारे पास, बैक रीजन है। तो बैक के अंदर दो इसमें आगे नेक्स्ट कवर किए हैं। सबसे पहले क्या आ गया, ये देखो यहां से लेके यहां तक क्या है हमारे पास, चीन है। अब इसमें कौन से बॉडी पार्ट्स कवर होंगे, देखो सबसे पहले आ गया ये वाला पार्ट, इसे क्या कहते हैं, विदर्स। फिर आ गया हमारे पास हार्ट की गर्थ। फिर आ गया बैरल पार्ट यहां से। इसको देखो ध्यान से, विदर्स कहाँ पे है, यहाँ पे। हार्ट की गर्थ उस साइड पे, पीछे वाली साइड पे रह गई। फिर आ गया बैरल, यहाँ पे है हमारा। तो ये टोटल तीनों चीजें मिलके क्या बना रहे हैं, चीन पार्ट। नेक्स्ट आ गया हमारे पास लॉइन रीजन। लॉइन रीजन में आ गए रेयर रिब्स यहाँ पे। ये आ गया हिप रीजन, ये टोटल बनाएगा लॉइन रीजन। जो पीछे बच गया वो क्या है, रैम्प रीजन आ गया। तो ये यहां से लेके यहां तक हमारे पास क्या थी, बैक थी। यहां से लेके यहां तक हमारे पास क्या आ गया, चीन रीजन। यहाँ पे आ गया लॉइन रीजन, यहाँ पे आ गया रैम्प रीजन। तो ये याद रखनी है तीनों रीजन। रैम्प रीजन कहाँ से लेके कहाँ तक है, लॉइन रीजन कहाँ से लेके कहाँ तक है, ये अपने याद रखनी है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास टेल हेड। ये पूरी टेल है, उसके ऊपर जो पॉइंट यहाँ पे अटैच हो रही है इसे कहते हैं टेल हेड। ये है पिन बोन, तीखा सा पॉइंटेड सा पार्ट, इसे क्या कहते हैं, पिन बोन। थाई आ गया, ये देखो ये थाई है उसका। ये देखो टेल आ गई, पूरी की पूरी जो पूंछ है उसकी। फिर आ गई रेयर अडर अटैचमेंट, यहां से रेयर अडर अटैचमेंट है। ये क्या है, स्टाइफल जॉइंट है। ये डिफरेंट जॉइंट्स आगे भी आप पढ़ोगे। ये उसके स्केलेटन का पार्ट है, यहाँ पे स्टाइफल जॉइंट होता है। इसे हम क्या कहते हैं, ये वाले पार्ट को फ्लैंक रीजन कहते हैं, फ्लैंक। ये है रेयर अडर। फिर ये क्या है, लिगामेंट्स है, सस्पेंसरी लिगामेंट कहते हैं यहाँ पे, इसे कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स। ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स है। टेल का हेड है, पॉइंटेड पीछे अगर तीखा सा जो पॉइंट उसे कहते हैं पिन बोन। ये पूरा जो थाई वाला पार्ट शुरू हो जाएगा जिसमें लेग्स वगैरह नीचे आ जाएंगी। फिर ये अडर पार्ट है ना, ये नीचे वाला जो है इसे क्या कहते हैं, अडर रीजन कहते हैं ना, मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं जो। तो अडर रीजन में ये पीछे वाला पार्ट जो है वो रेयर अडर अटैचमेंट है, उसे हम रेयर अडर पार्ट भी कहते हैं। ये जो ये वाला पार्ट है इसे स्टाइफल जॉइंट कहते हैं। ये रेयर फ्लैंक, ये एक फ्लैंक रीजन है। यहाँ पे पीछे जो अडर के अंदर जो यहाँ पे क्या है, ये देखो पीछे ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं। अब हम आ गए लेग्स के ऊपर। तो लेग्स में ये देखो क्या आ गया हमारे पास, ये देखो नीचे आके क्या है, पिस्टन, पेस्टन कहते हैं उसे, पेस्टन। ये क्या है, डूव क्लाव है, ये तीखे वाला पार्ट। पीछे चोन सी नहीं बनी होती कैटल के, तो उसे क्या कहते हैं, डूव क्लाव कहते हैं। ये जो नीचे है, सबसे नीचे वो ग्राउंड लेवल वाला, उसे क्या कहते हैं, हूफ, पैर। कैटल का जो नीचे वाला पैर उसे कहते हैं हूफ। अब ये आ गया जी हमारे पास मेमोरी ग्लैंड के बारे में। ये जो नीचे जिससे मिल्क निकालते हैं उसे क्या कहते हैं, टीड कहते हैं। जैसे कैटल में 4 टीड होते हैं ना, आप 2 आगे 2 पीछे, तो आगे वाले होगे पीछे वाले होगे, तो जो जिससे हम दूध निकालते हैं उसे क्या कहते हैं, टीड कहते हैं। अब ये है रेयर 4 क्वार्टर, ये है 4 अडर अटैचमेंट। तो बेसिकली ये सारा क्या है, अडर पार्ट है इसका। और ये उसके अंदर क्या लगे हुए, टीड लगे हैं, याद रखना। ये यहाँ पे मेमोरी वेन है क्योंकि इसे मेमोरी रीजन कहते हैं। अब हमारे पास आ गई रेयर रिब्स है यहाँ पे चेस्ट की वॉल आ गई, चेस्ट का क्या है, फ्लोर है। अब यहां से आगे आ जाओ, फिर नीचे को चलते हैं। नॉस्ट्रल्स तक मैंने बता दिया था, ये पार्ट को क्या कहते हैं, जॉ पार्ट कहते हैं। यहाँ पे उसका आ जाएगा थ्रोट। ये शोल्डर का ब्लेड है, शोल्डर, ठीक है। ये तीखा सा पार्ट है ना जो, उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ शोल्डर। आगे वाले को कहते हैं पॉइंट ऑफ शोल्डर, पीछे जो है वो तीखी सी उसे कहते हैं पिन बोन। आगे आपने देखा होगा कैटल में एक ना लूज सा पार्ट है जो नेक के नीचे जो जा रहा होता है,
यहाँ तक जैसे नेक आ गई, उसके बाद एक लूज सी ना स्किन छोड़ी होती है, उसे कहते हैं डल्प रीजन। ये वाले पार्ट को पूरे को, तो ये याद रखना है, ये डल्प रीजन है। इसके अंदर ही एक छोटा सा पार्ट होता है जिसे क्या कहते हैं, ब्रिस्केट रीजन। याद रखना, यहाँ पे होती है ब्रिस्केट, ये है उसका पॉइंट ऑफ एल्बो, ये है उसका नी पार्ट, इसे कहते हैं शैंक पार्ट। और जो नीचे है, सबसे पहले जैसे ये पैर है, इसे क्या कहते हैं हम, हूफ कह दिया हमने, ठीक है, हूफ है ये। तो इसके जो नीचे है ना लगा हुआ, इसे क्या कहते हैं हम, सोल पार्ट है। नीचे क्या है, सोल, जैसे चप्पल का नीचे सोल होता है, पैर का नीचे सोल होता है, ये पूरे का पूरा हूफ है पैर, नीचे उसके लगा है सोल। और जो पीछे है इसके, इसे क्या कहते हैं, हील कहते हैं। और जो ऊपर तीखा सा पार्ट है ना, उसे क्या कहते हैं हम, ड्यू क्लाव। फिर से देखो, मैं समझाती हूँ आपको ये वाले पॉइंट्स। ये ले लिया हमने उसका पैर, ऐसे करके ये ना कुछ। तो सबसे पहले इसको कहते हैं हम हूफ, पैर को। जो नीचे वाला पार्ट है ना, उसके हूफ के नीचे जो तला है, उसे कहते हैं सोल। फिर उसके बाद क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पे ये जो पार्ट है इसे कहते हैं हील। और ये जो ऊपर तीखा सा पार्ट है इसे कहते हैं ट्यूफ क्ला। और इसका भी पार्ट समझो, जैसे ये है ये वाला पार्ट, इसे कहते हैं ड्वेल्प रीजन। और इसी के अंदर क्या होती है, ब्रिस्केट रीजन होती है। तो सोल मैंने समझा दिया, हील यहाँ पे है, ये है चेस्ट का फ्लोर, फिर मैंने आपको बता दिया। तो बेसिकली ये जो पीछे इसे कहते हैं मेम्ब्रेरी ग्लैंड्स, या इसे अडल रीजन कह देंगे। और जो लगे हुए हैं जिससे हम दूध निकालते हैं उसे कहते हैं टीड। तो इसको एक बारी अच्छी तरह इस फोटो को देख लो, ये है पॉइंट्स। तो हमने क्या कवर किया है, बॉडी कंफर्मेशन टॉपिक को कवर किया है। तो मैंने आपको बता दिया कि कंफर्मेशन कहाँ से पता लगती है, उसके स्केलेटन सिस्टम से, उसके मस्कुलर सिस्टम से पता लगता है कि वो जानवर दिखने में कैसे कहाँ है, उसकी कैसे ग्रेडिंग होगी, वो कैसे की प्रोडक्टिविटी का होगा। प्रोडक्टिविटी देखनी है, उसका अडर रीजन देख लो, मेमोरी ग्लैंड वाला, मतलब उसका जो अडर रीजन है वो कैसे का है, बड़ा है कैसे का है। और जनरल अगर ब्रीडिंग बुल देखनी है तो उसकी लेग्स वगैरह, टॉप लाइन देखो, उसके हाइंड क्वार्टर, नेक, हेड, ये सब कुछ देखना है आपको। तो ये हमने, अब ये फोटो को एक बारी देख लो, स्पेशली ये देखो कि ये चीन रीजन कहाँ पे है, यहाँ से लेके यहाँ तक लॉइन रीजन ये है, इसे क्या कहते हैं, लॉइन रीजन। ये है रैम्प रीजन। ये डिफरेंट रीजन है इसकी। मजल यहाँ पे है, नॉस्ट्रल्स है, ये एक बारी फोटो को जर्नली आप एनालाइज कर लेना। नेक्स्ट हम चलते हैं, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जिसका क्या नाम है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो बेसिकली अब देखो कि आइडेंटिफिकेशन करना क्यों जरूरी है। प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन या फिर मार्किंग ऑफ एनिमल्स बहुत ही बेसिक और बहुत ही प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, किसके लिए, एक्यूरेट रिकॉर्ड्स रखने के लिए। तो आइडेंटिफिकेशन किस पर्पस के लिए कर रहे हैं हम, एक्यूरेट रिकॉर्ड्स रखने के लिए। किस चीज के रिकॉर्ड, उसके प्रोडक्शन के और उसके रिप्रोडक्शन के। प्रोडक्शन जैसे मिल्क प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में क्या आ गया हमारे पास, मिल्क प्रोडक्शन की बात होगी। तो हमें क्या है, आइडेंटिफिकेशन रिकॉर्ड रखने के लिए करना है, उसमें हमें प्रोडक्शन का रिकॉर्ड रखना है और उसके रिप्रोडक्शन का रिकॉर्ड रखना है। अब हम पढ़ते हैं फीचर्स क्या क्या है गुड आइडेंटिफिकेशन मेथड्स के। सबसे पहला फीचर आ गया कि मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट्स को यूज करना है, हमने मिनिमम नंबर्स ऑफ डिजिट्स को यूज करना है। फिर क्या है, जो मार्क लगाना है, मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ये यूज करना है, वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए। आपको जो आप मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन यूज करोगे या कोई भी मार्क वो यूज करेगा आइडेंटिफाई करने के लिए, वो अच्छी तरह और क्लियरली विजिबल होना चाहिए, बैकग्राउंड से डिस्टिंग्विश होना चाहिए। और आपको लीस्ट पॉसिबल डिस्कम्फर्ट देना है एनिमल को, उसको बहुत ही कम पेन होनी चाहिए, एनिमल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, उसको कंफर्टेबल जोन में ही आपने अपना आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस करना है। और जो मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन यूज करेंगे और जिस तरीके से यूज करेंगे, वो एनिमल की हेल्थ को और एनिमल की प्रोडक्टिविटी को उसको इफेक्ट नहीं करना चाहिए। उसकी हेल्थ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं आनी चाहिए, उसकी प्रोडक्टिविटी भी कम नहीं होनी चाहिए। यानी कि पेनलेस तरीके से करो,
और बहुत ही अच्छे तरीके से और उसकी प्रोडक्शन और हेल्थ को ध्यान रखते हुए करना है। और वो ऐसे का मेथड अडॉप्ट करो जो लॉन्ग लास्टिंग और रिलायबल मेथड हो आइडेंटिफिकेशन का। तो अब हम पढ़ते हैं मेथड्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन के बारे में। तो मेथड्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन कौन से 2 तरीके के हैं। एक है टेम्पररी मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन, एक है परमानेंट। 2 तरीके के हैं, 2 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन। पहला है टेम्पररी, दूसरा है परमानेंट। तो टेम्पररी जो टेम्पररी है, अब देखते हैं टेम्पररी किस तरीके का है, वो किन किन सिचुएशंस में यूज कर सकते हैं। जब बर्थ हुआ है, एट द टाइम ऑफ बर्थ पे यूज कर सकते हैं जो टेम्पररी मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन है। जब हमने कोई नया जानवर परचेज किया तब यूज कर सकते हैं। कोई एग्जीबिशन या शोज के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा टाइम के लिए चाहिए ना, वो हमें टेम्पररी तरीके के लिए चाहिए। एग्जीबिशन करनी है तो कोई मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन अगर थोड़े टाइम के लिए चाहिए तो ये यूज कर लेते हैं। शॉर्ट टाइम कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो कब यूज करते हैं। ये 4 कंडीशंस में टेम्पररी मेथड को यूज करते हैं। जब बच्चे का बर्थ हुआ है या कोई एनिमल रिसेंटली आप परचेज करने लगे हो, कोई एग्जीबिशन पे लेके जाना है या शॉर्ट टर्म के लिए यूज करना है, तो आप टेम्पररी मेथड यूज कर सकते हो। नेक्स्ट दूसरा क्या होता है, परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मेथड्स। अब परमानेंट में कौन से आ जाएंगे, टैटोइंग, टैगिंग, ब्रांडिंग, ईयर नॉचिंग, बैंडिंग एंड अदर मेथड्स। याद कर लो कौन से हैं। टैगिंग, परमानेंट मेथड्स के नाम याद करवाने लगी हूँ, फिर से याद कर लो। टैगिंग, फिर आ जाएगा टैटोइंग, थर्ड क्या है ब्रांडिंग, फोर्थ क्या है ईयर नॉचिंग, फिर फिफ्थ क्या है बैंडिंग, और इसके साथ रिलेटिवली बहुत सारे तरीके हैं। तो मैंने आपको जैसे टैगिंग है तो क्या है, वो भी क्या है 2 टाइप्स की है, सेल्फ पेरिसिंग और नॉन पेरिसिंग टैग्स होते हैं। टैटोइंग फिर मैं आपको धीरे धीरे सभी के बारे में 1 बाय 1 पढ़ाती हूँ। तो पहले हमने क्या है याद रखना है कि जो परमानेंट मेथड्स है उसका नाम क्या है, टैगिंग, टैटूइंग, ब्रांडिंग, ईयर नॉचिंग, बैंडिंग एंड अदर सिमिलर प्रैक्टिसेस। ये एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन मेथड यूज करने हमने कैटल्स में, हॉर्सेस में और अदर लाइफ स्टॉक्स में। ये जो क्यों एसेंशियल है, आइडेंटिफिकेशन मेथड्स क्यों एसेंशियल है, क्या रीजंस है इसमें। तो रीजंस क्या है, एसेंशियल एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन मेथड यूज करने हमने डिफरेंट एनिमल्स में जर्नल रिकॉग्निशन एनिमल्स करने के लिए, रिकॉर्ड रखने के लिए, रजिस्ट्रेशन करनी है मिल्क सोसाइटीज में तब हमें चाहिए आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, इंश्योरेंस स्कीम्स लेनी है अगर तब आपके पास होने चाहिए परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मेथड यूज करने हैं, हेल्थ या फिर डेथ सर्टिफिकेट्स का रिकॉर्ड रखना है तो तब आपको एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन मेथड यूज करने हैं। फिर से देखो किन किन रीजंस के कारण आपको एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन मेथड यूज करने हैं परमानेंट। सबसे पहले रिकॉग्नाइजेशन के लिए, दूसरा रिकॉर्ड के लिए, तीसरा रजिस्ट्रेशन करनी है अगर आपने मिल्क सोसाइटीज में, चौथा इंश्योरेंस को क्लेम करना है, या फिर अगर आपको हेल्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट क्लेम करना है तब आपको क्या है परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मेथड्स एक्यूरेट यूज करने हैं। तो देखते हैं कि कौन से एनिमल में कौन सा मेथड को फेवर किया जाता है। तो कॉमन आइडेंटिफिकेशन प्रैक्टिसेस इन वेरियस एनिमल्स में कौन से हैं, तो डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन मेथड्स को फॉलो किया जाता है। तो मैंने जनरली आपको बताया आइडेंटिफिकेशन मेथड 2 हैं, एक है टेम्पररी आइडेंटिफिकेशन मेथड, दूसरा क्या है परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मेथड। परमानेंट में आपको बताया मैंने टैटूइंग, टैगिंग, ब्रांडिंग, बैंडिंग और बहुत सारे जैसे ईयर नॉचिंग। और अब देखते हैं कि डिफरेंट एनिमल्स में कौन सा हमने यूज करना है। अगर बात आ गई कैटल और बफेलो की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको याद करनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाद में आपको 1 बाय 1 में डिटेल में पढ़ाऊंगी कि कैसे कौन सा मेथड करना है, पर अभी आप याद रखिए कि कौन से एनिमल में कौन सा तरीका या कौन सा मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन को अपनाना है। अगर बात हो रही है कैटल और बफेलो की तो हम कौन सा कर सकते हैं, ईयर टैग्स लगा सकते हैं, टैटूज लगा सकते हैं और ब्रांडिंग कर सकते हैं। ईयर टैग्स, टैटूज एंड ब्रांडिंग कैटल्स और बफेलोज में। शीप गोट में मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन कौन सा यूज करना है, ईयर टैग्स और टैटूज, ईयर टैग्स और टैटूज। हॉर्सेस में कौन सा करना है, लिप टैटूज, लिप टैटूज। पिग में
ईयर टैग्स और ईयर नॉचेस, ईयर टैग्स या फिर ईयर नॉचेस। पोल्ट्री बर्ड्स में विंग्स होते हैं, तो विंग्स के ऊपर क्या कर सकते हैं, विंग बैंड्स लगा सकते हैं, और दूसरा क्या है, लेग बैंड्स लगा सकते हैं। फिर से आपको याद करवाती हूँ, कैटल बफलो में कौन से मेथड्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन हम यूज कर सकते हैं, ईयर टैग्स, टैटूज या ब्रांडिंग यूज कर सकते हैं। शीप गोट में ईयर टैग्स या टैटूज यूज कर सकते हैं। हॉर्सेस में हम क्या यूज कर सकते हैं, लिप टैटूज यूज कर सकते हैं हॉर्सेस में। पिग्स में ईयर नॉचेस या ईयर टैग्स यूज कर सकते हैं, और पोल्ट्री में हम विंग बैंड्स या लेग बैंड्स यूज कर सकते हैं। तो आगे मैं आपको 1 बाय 1 बताती हूँ डिटेल में कि ईयर टैगिंग हमने कैसे करनी है, टैटूइंग कैसे करनी है, ब्रांडिंग कैसे करनी है, ईयर नॉचिंग कैसे करनी है, कहाँ पे करनी है, अगर विंग्स के ऊपर बैंड्स लगाने तो कैसे लगाने, किस तरीके से लगाने, ये 1 बाय 1 हम कवर करते हैं धीरे धीरे।